मैंने पीछे से अपने माता पिता का बैज फिर से चालू कर दिया, लेकिन मेरी बहन और गर्लफ्रेंड को इसकी भनक तक नहीं, जिन्होंने कसम खाई थी कि हमेशा मुझसे प्यार करेंगी। वे अभी भी उस स्कॉलरशिप वाले लड़के से मेरी 100वीं माफी का इंतजार कर रही हैं। उन्होंने तय किया था कि जिस दिन मैं माफी मांगूंगा उसी दिन वे मुझे सच बता देंगी कि जब भी उन्होंने उसका साथ दिया वह सिर्फ एक जिंदगी बचाने के कर्ज को चुकाने के लिए था। लेकिन जिस दिन मैं ड्यूटी पर रिपोर्ट करने के लिए पुलिस की गाड़ी में बैठता हूँ, वे घर पर बैठी हैं, दिल खुशियों से भरा हुआ, यह बताने के लिए तैयार कि अब उन्हें किसी का पक्ष नहीं लेना पड़ेगा, कि हम पहले जैसी खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। लेकिन उनके पास जो खबर पहुंचती है वह मेरी मौत की है। शहीद कब्रिस्तान में मैं अपने माता पिता की श्वेत श्याम तस्वीरों को देखता हूँ, आंखों में आंसू छलक आते हैं। सिटी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन यूनिट के कैप्टन नैश अपने शहीद साथी के इस अनाथ बच्चे को देखते हैं। उनकी आवाज सख्त है, सिलास, क्या तुम सच में बैज फिर से लेना चाहते हो? तुम्हारे माता पिता इस देश के लिए शहीद हुए थे, वे कभी नहीं चाहेंगे कि तुम उसी राह पर चलो। अंकल नैश, इस बात को मुझसे बेहतर कोई नहीं समझता कि देश परिवार से पहले आता है। आपने ही मेरी पुलिस अकादमी की अर्जी भरवाई थी, आप मुझे सबसे अच्छी तरह जानते हैं। लंबी चुप्पी के बाद कैप्टन नैश ने एक गहरी सांस ली। अगर तुम्हारा मन बना हुआ है तो मैं रोकूंगा नहीं। नारकोटिक्स ऑफिसर को पूरी तरह गायब हो जाना होता है। मैं जल्द से जल्द एक नकली मौत का इंतजाम करता हूँ। मेरे इशारे का इंतजार करो। मेरी मुराद पूरी हो गई। सीने पर से जैसे एक भारी बोझ उठ गया। मैंने इस आदरणीय बुजुर्ग को गहरी झुककर प्रणाम किया और धीरे धीरे वहां से चल पड़ा। घर लौटा तो बैठक में जो गर्माहट और रौनक होती थी, आज उसकी जगह घुटन भरा तनाव पसरा हुआ था। मेरी बहन सेरेना और गर्लफ्रेंड आईवी सोफे पर बैठी थी, चेहरे पर घनघोर बादलों जैसा गुस्सा। उनके पास एडेन बैठा था, कटे फटे बालों की उलझी हुई गुत्थी जैसे बाल लिए सुबकते हुए शिकायत कर रहा था। मिस सू, आईवी प्लीज मिस्टर सू को दोष मत दीजिए। मुझे पता है उन्होंने जानबूझकर मेरे बाल ऐसे नहीं काटे, ये सब मेरी ही गलती है। मैंने उन्हें गुस्सा दिला दिया और उन्होंने सारा गुस्सा मुझ पर निकाल दिया। आईवी की आंखें और भी काली हो गईं। आवाज में गुस्से की गहरी परत थी। सेरेना, उसके लिए सफाई मत दो, और उसके बिगड़े अमीरजादे वाले स्वभाव को मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। सेरेना ने हाँ में हाँ मिलाई। चिंता मत करो, आज हम तुम्हें इंसाफ दिलाकर रहेंगे। ये कहते हुए उसने मुझ पर बर्फीली नजर डाली। सिलास, देखो तुमने क्या किया है, अभी एडेन से माफी मांगो। मैंने एडेन के चेहरे पर विजय की चमक देखी और खुद का चेहरा एकदम पत्थर जैसा रखा। मेरे मुंह से एक शब्द नहीं निकला। मैंने तो कई दिनों से एडेन को देखा तक नहीं था। मैंने अचानक उसके बाल कैसे काट दिए होते हैं। जाहिर था यह एडेन का एक और बनावटी नाटक था, लेकिन मैंने सफाई देने की जहमत नहीं उठाई। मुझे पता था कि साजिश चाहे जितनी भी कच्ची हो, जैसे ही मैं मुंह खोलूंगा मेरी अपनी बहन और गर्लफ्रेंड उसी का साथ देंगी। और सच में ऐसा ही हुआ। मुझे चुप और बेपरवाह खड़े देखकर सेरेना का गुस्सा भड़क उठा। आईवी, बस हो गया, किसी से इसे पकड़वाओ। मैं विश्वास ही नहीं कर पाया। मेरे कुछ बोलने से पहले ही आईवी ने किसी को इशारा कर दिया और उसने मुझे जकड़ लिया। मैं हिल भी नहीं सकता था। सेरेना ने कैंची उठाई और बिना जरा सी भी दया दिखाए मेरे बालों का एक गुच्छा काट दिया। अपने बालों को जमीन पर गिरते देखकर मेरे सीने में एक तीखी टीस उठी। मुझे याद आया कि बचपन में छोटी सी सेरेना अनाड़ीपन से मेरे बाल कैसे संवारती थी और कहती थी कि वह मेरी बड़ी बहन है और हमेशा मेरा ख्याल रखेगी। माता पिता के ड्यूटी पर शहीद होने के बाद हम दोनों ही बचे थे। सेरेना ने खाली हाथ से सब कुछ खड़ा किया, अकेले मुझे पाला, अपना पूरा प्यार मुझ पर उड़ेल दिया। जब मैं 15 साल का हुआ तो उसने मुझे अपनी सबसे करीबी दोस्त आईवी से मिलवाया। आईवी को मुझसे पहली नजर में ही प्यार हो गया। जैसे ही मैं 18 साल का हुआ, उसने देरी किए बिना आधिकारिक रूप से मेरी गर्लफ्रेंड बन जाना चाहा। तब से मेरे पास दो ऐसी औरतें थीं जो मुझसे बिना शर्त प्यार करती थीं। उन्होंने मुझे वह सब दिया जो मैं चाहता था, सिवाय एक बात के, यह डर कि कहीं मेरा हश्र भी माता पिता जैसा ना हो। इसलिए उन्होंने मुझे पुलिस अकादमी में आवेदन करने से मना किया। लेकिन मैंने पीछे से चुपके आवेदन भर दिया था। उनसे छुपाते हुए 4 साल बिता दिए थे, बस उस दिन का सपना देखते हुए जब मैं अपने माता पिता का बैज फिर से चालू कर सकूं। अब मैं ग्रेजुएट हो चुका था, लेकिन अभी तक यह नहीं समझ पाया था कि उन्हें फोर्स में शामिल होने की बात कैसे बताऊं। फिर एडेन आया और मुझे एहसास हो गया कि अब अलविदा कहने का कोई मतलब नहीं बचा। एडेन एसयू कॉर्पोरेशन का स्पॉन्सर्ड स्कॉलरशिप स्टूडेंट है। हर साल कंपनी सैकड़ों को स्पॉन्सर करती है, लेकिन एडेन अकेला था जो कभी दरवाजे पर आकर शुक्रिया कहने आया। इतना ही नहीं, उसने एसयू कॉर्पोरेशन में नौकरी भी पाली और धीरे धीरे सेरेना और आईवी के करीब खिसकता चला गया। पहली बार जब मैंने एडेन को देखा था तभी से वह मुझे पसंद नहीं आया। मैं भांप गया था कि वह चालाक और मतलबी है, और उसके बाद जो कुछ उसने किया उसने मेरे अंदाजे को सही साबित कर दिया। उसे शिकार बनने का नाटक करने में मजा आता था। उसने अनगिनत बार मुझे फंसाया कि मैंने उसे तकलीफ दी, और 1 साल पहले भूकंप के दौरान जाने बचाने का श्रेय भी उसी ने हड़प लिया। सेरेना और आईवी दोनों को यकीन हो गया कि एडेन ने ही अपनी जान जोखिम में डालकर उन्हें मलबे से निकाला था, इसीलिए वे उस पर इतना प्यार लुटाती थी। लेकिन जिसने उन्हें सच में बचाया था, जिसके पैर मलबे की रगड़ से लहूलुहान हो गए थे, जिसकी उंगलियां पत्थरों के नीचे दबकर टूट गई थी, वह मैं था। उन्हें निकालते ही मैं थकान से बेहोश हो गया था और एडेन ने वह श्रेय चुरा लिया। बार बार मुझ पर कीचड़ उछाला। मेरा भरोसा कब का टूट चुका था। इसीलिए मैंने बैच फिर से चालू करने की बात भी उन्हें न बताने का फैसला किया था। लेकिन मैंने यह कभी नहीं सोचा था कि वे एडेन के कुछ सरसरी इल्जामों पर इतनी बेरहमी से मेरे बाल काट देंगी। बाल जमीन पर गिरे तो आईवी ने मुझे छोड़ दिया। सेरेना ने कैंची एक तरफ फेंक दी। फिर दोनों एडेन को दुलारने लगी, उसे खाने के लिए मनाने लगी। एक बार भी पलटकर मेरी तरफ नहीं देखा। उन्हें जाते देखकर मैं कटे बालों के उस ढेर पर बैठ गया और एक खोखली हंसी हंसा। अगली सुबह जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, सेरेना और आईवी ठीक बाहर खड़ी मिली। उनके माथे पर शिकन थी।
सिलास, यह बिगड़े अमीरजादे वाले नखरे छोड़ो। एडेन हमारे परिवार का जान बचाने वाला है, तुम्हें उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। हमारे लिए सबसे अजीज तुम ही हो। उसके साथ भलाई सिर्फ एक कर्ज चुकाने के लिए कर रहे हैं, तो बेकार की जलन छोड़ो। पिछले 1 साल में यही शब्द 1000 बार सुन चुका था। मेरे होंठ खुले और मैंने बस एक अंक कहा, 95। दोनों ने एक दूसरे को देखा और एक साथ पूछा, 95 मतलब? मैंने उन्हें टकटकी लगाकर देखा। सेरेना, आईवी, ये 95वीं बार है जब तुमने एडेन के लिए मुझे तकलीफ दी है। जब 100 हो जाएगा तो जिसे तुम सबसे ज्यादा प्यार करने का दावा करती हो वह हमेशा के लिए चला जाएगा। सिलास, ऐसी अनहोनी बात मत करो, मैंने धीरे से हंसकर कहा। आवाज में पूरी सच्चाई थी, मैं मजाक नहीं कर रहा। सेरेना को अभी भी लगा कि मैं बस नखरे दिखा रहा हूँ। उसने माथे पर बल डाले। हमारी छत्र छाया में तुम पूरी तरह महफूज हो, तुम्हें कौन छूने की हिम्मत करेगा? क्या हो सकता है भला? आईवी को कुछ अजीब लगा और उसने आगे पूछा, कल क्या किया था तुमने? इतनी देर से घर क्यों आए? मैं जवाब देने ही वाला था कि एक रिंगटोन ने बात काट दी। एडेन का फोन था। सेरेना ने फौरन उठा लिया। मिस सू। मैंने पूरी कोशिश की कि मिस्टर सू खुश रहें, लेकिन वे मुझे बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। ऐसे में मेरे पास जाने के सिवा कोई चारा नहीं। मेरा इस्तीफा पहले से ही आपकी मेज पर रखा है। आज मैं अपने गांव वापस जा रहा हूँ। अलविदा। यह सुनते ही दोनों के पैरों तले जमीन खिसकने लगी। वे उसके पीछे दौड़ पड़ी। उनकी परछाई दरवाजे से बाहर गायब हो गई। मैंने एक कड़वी, खुद पर व्यंग्य भरी हंसी हंसी और चुपचाप अपने कमरे में लौट आया। मैंने सब कुछ छांटा और एक एक करके कूड़े में फेंकता गया। सेरेना के दिए तोहफे, आईवी के साथ के कपल आइटम, हम तीनों की साथ की तस्वीरें। पूरा दिन इसी में बीत गया। शाम को आईवी और सेरेना एडेन को साथ लेकर लौटी। मुझे देखते ही उनके चेहरे ठंडे पड़ गए। सिलास, तुमने लोगों को भेजकर एडेन के अपार्टमेंट पर रंग क्यों फिंकवाया? अब उसके पास रहने की जगह नहीं है। तुम ये कहां तक ले जाओगे? पहले कितने अच्छे थे तुम। जब से एडेन आया है तुम जलन में डूबे एक बिगड़े इंसान बन गए हो। उनका यह गुस्सा देखकर मेरी आंखों में गहरी थकान उतर आई, लेकिन उन्हें वह कसूर कबूल करना लगा। सेरेना ने ठंडे स्वर में कहा, एडेन, तुम्हारी वजह से उसका अपार्टमेंट रहने लायक नहीं रहा, इसलिए वह कुछ दिन हमारे साथ रहेगा। तुमने यह गड़बड़ की है तो सजा यह है कि अपना कमरा एडेन को दे दो। मैंने उसकी तरफ देखा, बहस करने की जहमत नहीं उठाई, चाबी मेज पर रख दी। ठीक है, वैसे भी मैं जल्द ही जाने वाला हूँ। तब आईवी ने माथे पर बल डालते हुए जोड़ा, एडेन को संतरे से एलर्जी है। इस घर में अब कोई संतरे का पेड़ नहीं रहेगा। मैंने घर के नौकर को फोन किया और कहा कि रात भर में पिछले बगीचे के सारे संतरे के पेड़ उखाड़ दे, वही पेड़ जो मैंने बचपन में लगाए थे। इतने पर भी दोनों को संतोष नहीं हुआ। एडेन की नींद बहुत हल्की है, उसे शोर बर्दाश्त नहीं होता। मिमी बहुत शोर मचाती है, अब उसे बाहर निकालने की इजाजत नहीं है। 2 घंटे बाद पेट बोर्डिंग सर्विस दरवाजे पर आ गई। मैंने वह बिल्ली सौंप दी जिसे मैंने 5 साल से पाल रखा था। यह देखकर कि मैं हर मांग बिना किसी लड़ाई के मान रहा हूँ, आईवी और सेरेना दोनों को कुछ गड़बड़ लगी, लेकिन मैंने कोई सफाई नहीं दी और अकेले ऊपर चला गया। खाली कमरे को देखकर मुझे एक अजीब सी राहत महसूस हुई। वैसे भी जल्द ही जाना है, यह सब तो साफ होना ही था। रात काफी बढ़ चुकी थी जब लगातार दस्तक ने खामोशी तोड़ी। नींद में ही दरवाजा खोला तो सामने एडेन खड़ा था। उसने अपनी कलाई उठाकर एक लग्जरी लिमिटेड एडिशन घड़ी दिखाई। चेहरे पर घमंड टपक रहा था। मिस्टर सू, सेरेना ने मुझे आज सुबह यह घड़ी दी। मुझे ब्रांड की ज्यादा समझ नहीं है, क्या आप बता सकते हैं यह किस स्टाइल की है और इसकी कीमत क्या है? मेरी आंखें फटी रह गईं। यह घड़ी वह आखिरी निशानी थी जो हमारे माता पिता ने सेरेना और मेरे लिए छोड़ी थी। उसने किसी बाहरी को यह क्यों दी? मैंने बिना सोचे उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। यह घड़ी उसने तुम्हें नहीं दी होगी, वापस करो। मेरी यह प्रतिक्रिया देखकर एडेन के चेहरे पर जीत की मुस्कान फैल गई। वह घूमा और दौड़ पड़ा। मैं उसके पीछे भागा, उसे आवाज देने ही वाला था, तभी उसने मुड़कर मेरी तरफ एक चालाक मुस्कान फेंकी, फिर दोनों बाजू फैलाकर जानबूझकर सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ा। उस गिरने की आवाज पूरे घर में गूंज गई और स्टडी में बिजनेस की बात कर रही सेरेना और आईवी चौंक कर बाहर आ गई। उन्होंने देखा कि एडेन खून के तालाब में पड़ा है, बमुश्किल होश में। उनके चेहरों पर दहशत छा गई। आईवी सीढ़ियां उतरकर उसके पास पहुंची और उसे बाहों में भर लिया। एडेन, आंखें खोलो, आंखें खोलो। सेरेना ने मेरा हाथ पकड़ा, उसकी आवाज में गुर्राहट थी। मुझे पता था कल की तुम्हारी फरमाबरदारी सिर्फ दिखावा थी। जैसे ही हम पीठ फेरते हैं तुम एडेन को तंग करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। सिलास, मुझे तुमसे बहुत निराशा हुई है। एडेन की चोटें गंभीर थीं और देर नहीं हो सकती थी। दोनों उसे गाड़ी में अस्पताल ले गईं और मुझे भी साथ खींच ले गईं ताकि जैसे ही वह होश में आए मैं उससे माफी मांगू। कुछ देर बाद एडेन को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। एक नर्स घबराई हुई बाहर आई। किसका RH निगेटिव ब्लड है? मरीज बहुत ज्यादा खून खो चुका है, तुरंत चढ़ाना होगा। शब्द पूरे होने से पहले ही सेरेना ने सीधे मेरी तरफ उंगली उठाई। इनका है। मेरे सीने में पहले से आग जल रही थी। मैंने झटक कर उसका हाथ छुड़ाया। मैं खून नहीं दूंगा। मैंने उसे धकेला नहीं, तो मैं उसे अपना खून क्यों दूं? मेरी हैरानी की कोई सीमा नहीं रही जब सेरेना ने अपनी कलाई से कंगन उतारा और मेरे सामने लहराया। सिलास, अगर तू नहीं किया तो मैं यह कंगन तोड़ दूंगी। आईवी ने मुझे तीखी नजर से घूरा। अगर तुम्हारी वजह से एडेन को कुछ हो गया तो हमारी सगाई टूट गई समझो। मेरे दिमाग में जैसे बम फट गया। मैंने सेरेना को देखा, गले में आंसू रुके हुए थे। तो तुमने सच में उसे पापा और मम्मी की निशानी दे दी? फिर मैंने आईवी की तरफ देखा, आंखें इतनी लाल थीं जैसे खून टपक पड़ेगा। तो तुम्हारे दिल में हमारे सालों का साथ एक अजनबी के बराबर भी नहीं है। मेरे इन शब्दों पर दोनों औरतें जैसे जम गईं। वे कुछ जवाब देती इससे पहले ही मैंने झपट कर सेरेना के हाथ से कंगन छीन लिया। मेरी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी, एक एक शब्द अलग। याद रखना, यह 96वां है। आखिरकार मैं नर्स के पीछे अंदर गया और एक बार में 600 सीसी खून दे दिया। आराम करने के बाद जब कमरे से निकला तो टांगे इतनी कमजोर थीं कि बिना सहारे के चलना मुश्किल था, लेकिन सेरेना और आईवी ने मुझे जाने देने से फिर भी मना
कर दिया। वे एडेन के होश में आने तक रुकना चाहती थी, इसलिए अगली सुबह ही मैं सीढ़ियों की रेलिंग थामकर एक एक कदम उतरा और लड़खड़ाते हुए अस्पताल से बाहर निकला। चौराहे पर पहुंचा तो एडेन का मैसेज आया, सिलास कैसा लगता है जब बिना कुछ किए इल्जाम लगे और सफाई देने का कोई रास्ता ना हो। कोई तुम्हारे साथ नहीं है, तबाह हो गए होगे ना, चिंता मत करो, एक छोटा सा सरप्राइज आने वाला है, लेने के लिए तैयार रहना। सरप्राइज? उसकी तमाम चालों और जालों को याद करके पेट में कुछ डूब गया। मैंने फोन जेब में डाला और हाथ उठाकर टैक्सी रोकने की कोशिश की। तभी एक गाड़ी सीधे मेरी तरफ दौड़ती आई और मुझे बचने का मौका तक नहीं मिला। मेरा जिस्म किसी चिथड़े की तरह उड़ा और जमीन पर जा पटका। बेहोशी के धुंधलेपन में महसूस हुआ कि मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जा रहा है। बस भागते कदमों की आवाजें और चिल्लाती आवाजें कानों में थीं। जब होश आया तो दो अपराध बोध से भरे चेहरे सामने थे। आईवी की भौहें सिकुड़ी हुई थी, आवाज कांप रही थी। जब गए थे तब तो ठीक थे, गाड़ी से कैसे टकरा गए? अस्पताल से निकलने के बाद जो 3 मैसेज आए थे उन्हें याद करते हुए मैंने मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। आवाज बेजान थी, एडेन से पूछो। यह सुनते ही सेरेना और आईवी के चेहरे फौरन बदल गए। सिलास, तुम हर बात एडेन पर क्यों डालते हो? वह खुद अभी भी अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा है, उसे तुम्हारे पीछे आने का वक्त कहां से मिलता? उनके इस अटल यकीन को देखकर मैंने एक शब्द और बर्बाद करना जरूरी नहीं समझा। मैंने आंखें मूंद ली, हाथ हिलाकर उन्हें बाहर जाने का इशारा किया। वे कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन मेरा चेहरा कागज जैसा सफेद देखकर शब्द निकल गई और चली गई। कुछ मिनट बाद नाइट स्टैंड पर फोन थरथराया। सिलास, इस तरफ सब इंतजाम हो गया है, कोई 1 हफ्ते में निकलना हो जाएगा। मैंने फौरन आवाज धीमी कर ली। समझ गया, आदेश का पालन करूंगा, जब कहो जा सकता हूँ। बात पूरी भी नहीं हुई थी कि दरवाजा बाहर से खुला। सेरेना और आईवी अंदर आई। चेहरों पर शक साफ दिख रहा था। जाने का क्या मतलब था? कहाँ जा रहे हो? मैंने शांति से फोन रख दिया। पूछ रहा था कि छुट्टी कब मिलेगी। तुम दोनों क्यों वापस आ गई? आईवी ने झुककर मेज से गाड़ी की चाबियां उठाई। वह आगे कुछ पूछने ही वाली थी कि एक नर्स हड़बड़ाई हुई अंदर आई। मिस सू, मिस आईवी, मिस्टर एडेन को उल्टी हो गई है। उन्हें पलटकर बिना एक पल सोचे दौड़ते देखकर मेरे मुंह का एक कोना खींचा। लगभग हंसी आ गई। अगले कुछ दिन दोनों बहुत कम आई। जब आती भी तो ज्यादा देर नहीं रुकती, बहाना बनाकर निकल जाती। मुझे पता था वे कहाँ हैं। पूरा वक्त एडेन की देखभाल में लगी हुई थी। वह हर रोज मुझे फोटो और वीडियो भेजता था। सेरेना खुद अपने हाथों से उसके लिए चिकन सूप बना रही है। आईवी हर चम्मच पर फूंक मारकर ठंडा करके उसे पिला रही है। उसका मन बहलाने के लिए ढेर सारे लिमिटेड एडिशन स्नीकर्स खरीद कर लाए, जिनसे आधा अस्पताल का कमरा भर गया। मैं चुपचाप यह सब देखता रहा, एक बार भी जवाब नहीं दिया। आखिरकार मैंने बिना किसी को बताए खुद ही छुट्टी ले ली और अकेला अस्पताल से बाहर निकल आया। उस शाम एडेन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की। तस्वीर में सेरेना और आईवी फिर उसके पास बैठी थी। दुनिया के सबसे करीबी परिवार जैसे लग रहे थे। कैप्शन लिखा था, बस एक इशारा करूं और तुम सब छोड़कर मेरे पास आ जाते हो। मैंने शांति से फोन बंद किया और सीढ़ियों की तरफ बढ़ा, लेकिन अगले ही पल सामने का दरवाजा खुला। सेरेना और आईवी अंदर आई, चेहरे ऐसे गंभीर जैसे कोई बड़ी आफत आ गई हो। एडेन की अभी अभी की पोस्ट याद करके मन में बुरा अंदेशा कौंधा और सच में अगले ही पल सेरेना ने मेरी तरफ देखकर कहा, सिलास, एडेन को कैंसर है। कैंसर? यह सुनकर मन में बस एक गहरी शांति थी। उस भूकंप में एडेन ने जान की बाजी लगाकर आईवी और मुझे बचाया था। हम जीवित हैं तो सिर्फ उसकी वजह से। सेरेना रुकी, आंखों में भारी अपराध बोध था। मैं तो उसे अपना सगा भाई ही मानती हूँ और अब उसे लाइलाज बीमारी है। उसकी आखिरी इच्छा बस ये है कि आईवी उसके आखिरी दिनों में उसके साथ रहे और एक प्रतीकात्मक शादी हो जाए। एक पल के लिए दिमाग बिल्कुल खाली हो गया। फिर खुद ब खुद नजर आईवी की तरफ गई, जो अंदर आने के बाद से चुप थी। तुमने हाँ कर दी। आईवी की आवाज में दर्द था। सिलास, मैं वह पूरा बोल पाती। इससे पहले मैंने काटा, एक जान बचाना 7 मंदिर बनाने से बढ़कर है। जो चाहो करो। सेरेना और आईवी दोनों साफ चौंक गई। फिर उनके चेहरों पर हैरानी और राहत का मिला जुला भाव आया। उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा, बस मुझे 2-4 तारीफ के बोल उछाले और चल दी। उन्हें जाते देखकर मैंने धीरे से हंसी, जैसे कोई शादी कभी सिर्फ प्रतीकात्मक होती है। एक दिन मैं सेरेना और आईवी के साथ एडेन से मिलने अस्पताल गया। जब वे फल लेने गई तो मैं आगे निकलकर अकेला उसके कमरे तक पहुंचा। दरवाजे पर पहुंचा तो अंदर से बेलगाम ठहाके सुनाई दिए। हाँ यार, बस कुछ नकली मेडिकल रिकॉर्ड बनाए, डॉक्टर को पैसे खिलाए और वे दोनों औरतें पूरी तरह बेवकूफ बन गई। अगले ही पल दरवाजा खुला। मुझे अंदर आते देखकर एडेन ने फौरन फोन काटा और चेहरे पर सबसे मासूम नकली मुस्कान चिपका ली। अरे आप यहाँ कैसे? अभी कुछ सुना क्या? मेरी आंखों में कोई हलचल नहीं थी, कोई लहर नहीं, कुछ नहीं सुना। मैंने उसकी घबराहट में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई और सीधे बाहर निकल गया। एडेन को साफ यकीन नहीं हुआ। पूरे दिन वह सहमा रहा, लेकिन मैंने एक शब्द नहीं कहा। मेरी इस चुप्पी ने उसे और भी बेचैन कर दिया। रात भर सोचता रहा और आखिरकार उसने तय किया कि यूं बैठकर इंतजार नहीं किया जा सकता। इसलिए अगले दिन जब घर खाली था, उसने गलियारे में कई बोतल कड़ी शराब उड़ेल दी और बिना पलक झपकाए लाइटर जला दिया। पलों में घना धुआं उठने लगा। जब आग पूरी तरह बेकाबू हो गई तो एडेन ने पैंट की मोहरी ऊपर चढ़ाई, आईवी का नंबर मिलाया और चीखा, आईवी कहाँ हो? मेरे कमरे में आग लग गई है, दरवाजा नहीं खुल रहा, जल्दी आओ, बचाओ मुझे। उसी वक्त जलते धुएं की तीखी गंध ने मुझे नींद से झटक कर जगाया। मैं दौड़कर बाथरूम गया, तौलिया भिगोया, मुंह पर कसकर दबाया और सीढ़ियां उतरकर नीचे पहुंचा। जैसे ही नीचे पहुंचा, सेरेना और आईवी उस आग के भंवर में घुसती दिखी। शायद धुआं इतना घना था कि उन्हें मैं वहीं खड़ा नजर नहीं आया और वे बेसुध होकर सीढ़ियां चढ़ गईं। आग पूरी तरह बेकाबू हो चुकी थी। जलती लकड़ियां कड़कड़ाती और चटकती हुई गिर रही थीं, लेकिन दोनों का एक कदम भी नहीं डगमगाया। वे सीधे गलियारे के आखिरी सिरे पर बने मास्टर बेडरूम की तरफ दौड़ती रहीं। कुछ मिनट बाद मैंने देखा कि वे एडेन को बीच में लेकर
दौड़ती निकली। मेरे नाखून इतनी जोर से हथेली में धंसे कि खाल टूटने को हो गई। मेरा कमरा तो सीढ़ियों के ठीक बगल में था, फिर भी शुरू से आखिर तक उनमें से किसी ने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा, जैसे भूल ही गई हूं कि मेरा वजूद भी है। थोड़ी देर बाद दमकल वाले आए और आग बुझाई। मौके पर जांच की और कारण बताया। जानबूझकर लगाई गई आग। यह शब्द सुनते ही एडेन ने लाल आंखें उठाई और मेरी तरफ पूरी बेबसी का भाव लेकर देखा। मिस्टर सू, मैं समझता हूं कि आप आईवी से मेरी शादी से खुश नहीं हैं। मैं बस एक आखिरी इच्छा पूरी करना चाहता था। अगर आप सच में स्वीकार नहीं कर सकते तो मैं शादी रद्द कर देता हूं, लेकिन आपने मुझे अंदर बंद करके जिंदा जलाने की कोशिश क्यों की? भीड़ में हलचल मच गई। हर तरफ से घिन और दहशत भरी नजरें मुझे छलनी करने लगी। मेरा दिल जैसे पत्थर होकर डूब गया। मैं कुछ बोलने ही वाला था कि एक तीखा थप्पड़ मेरे गाल पर पड़ा। सेरेना की आंखों में आग थी। मैं हमेशा सोचती थी कि तुम बस छोटे मन और जलन वाले हो। यह कभी नहीं सोचा था कि इतने पागल हो जाओगे और इतना घिनौना काम करोगे। सिलास, मम्मी पापा ने जो कुछ सिखाया था वह सब मिट्टी में मिला दिया। उनका सामना कैसे करोगे? 23 साल में पहली बार सेरेना ने मुझे मारा था, एक अजनबी के लिए, बिना मेरी बात सुने। मैं उसे ठगी हुई निगाहों से देखता रहा। बाजू बेकाबू कांप रहे थे। आईवी की नजर में सिर्फ निराशा थी। यह पूरी शादी मैंने ही तय की थी। एडेन ने पर्दे के पीछे मुझसे अनगिनत बार गुजारिश की थी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं तुम्हें तकलीफ ना हो। तुम्हारी रजामंदी लेने के बाद ही आगे बढ़ी। तो अब यह दोहरा खेल क्यों खेल रहे हो? अगर गुस्सा है तो मुझ पर निकालो, एक लाइलाज मरीज पर नहीं। आईवी और सेरेना के इस बेलगाम गुस्से के सामने मेरे सीने पर बस एक घुटन भरा बोझ था। मैंने मुंह खोला, एक कंप पाती सांस ली और खुद को किनारे से खींचकर वापस लाया। पहली बात, दमकल वालों ने यह तय किया कि आग जानबूझकर लगाई गई। यह नहीं कहा कि मैंने लगाई। क्या एक इंसान के बोलने पर तुम मुझे मुजरिम मान लोगी? दूसरी बात, मेरे मन में कोई खोट नहीं है। मैं कभी ऐसा घिनौना काम नहीं करूंगा। और आखिरी बात, मेरा सुझाव है कि पहले यह जांच लो कि यह तथाकथित लाइलाज बीमारी सच में है भी या नहीं। मेरी यह सफाई हर शब्द फौलादी यकीन के साथ सुनकर सेरेना और आईवी थोड़ी सी होश में आई, लेकिन लाइलाज बीमारी का जिक्र होते ही एडेन का चेहरा सफेद चादर जैसा हो गया। डर था कि कहीं उसका झूठ न खुल जाए। उसने आंखें पलटाई और वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। इस अचानक की मुसीबत से दोनों औरतें बेतहाशा हो गईं। उन्होंने मेरी बात सुनना तो दूर, एडेन को जल्दी से अस्पताल पहुंचाने की जुगत में लग गईं। जाते जाते सेरेना ने नौकर को फोन किया, सिलास को साउथ बे विला में बंद रखो जब तक वह सिर झुकाकर एडेन से माफी न मांगे। मेरी इजाजत के बिना कोई उसे बाहर न निकाले। उन्हें दौड़ते देखकर मैंने एक कड़वी, खुद पर व्यंग्य भरी मुस्कान खींची। 99 विला में बंद उन 5 दिनों में मैं एक बार भी कमरे से बाहर नहीं निकला। वक्त पर दरवाजे पर खाना रख दिया जाता था। इसके अलावा एक भी इंसान हालचाल लेने नहीं आया। पता ही नहीं चला। और वह दिन आ गया जो कैप्टन नैश और मैंने तय किया था। मैं यही सोच रहा था कि किसी तरह बाहर निकलकर ड्यूटी पर कैसे पहुंचूं, तभी नीचे शोर मचा। सेरेना और आईवी एडेन को घर वापस ला रही थी। कई दिनों से बंद दरवाजा खुला। सेरेना ने मेरे गाल पर अभी भी साफ थप्पड़ का निशान देखा तो उसकी आवाज थोड़ी नरम पड़ी। एडेन ने माफ करने की बात मान ली है। आगे ऐसी हरकत दोबारा मत करना। आईवी और मैं तुम्हारे नखरे बर्दाश्त कर सकती हैं, लेकिन इतनी बड़ी गलती को कभी माफ नहीं करेंगी। मैंने कुछ नहीं कहा, भावहीन चेहरे के साथ मुड़ा और नीचे चला गया। एडेन बैठक के सोफे पर सीधा बैठा इंतजार कर रहा था। मुझे देखते ही उसने बेचारे टूटे हुए इंसान का भाव ओढ़ लिया। मिस्टर सू, सब गलती मेरी है, सब कुछ। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। जैसे ही यह शब्द उसके मुंह से निकले, सीढ़ियों पर मेरे पीछे खड़ी आईवी और सेरेना दोनों के माथे पर बल पड़ गए। एडेन, माफी तो तुम्हें मांगनी है उससे। तुम्हें खुद को इस तरह छोटा नहीं करना चाहिए। मैंने उन सबको नजरअंदाज किया, अलमारी से जूते निकाले, पहने और दरवाजे की तरफ बढ़ा। सेरेना के सीने में अचानक एक अनजाना डर उठा। वह लपक कर आगे आई और रास्ता रोक लिया। कहां जा रहे हो? मैंने धीरे से मुड़कर उसके घबराए चेहरे को ठंडी नजरों से देखा। आज मम्मी पापा की पुण्यतिथि है। भूल गई? उस सुनसान पहाड़ी पर हवा चीखती हुई कपड़े फाड़ रही थी। मैं घुटनों पर बैठा, ध्यान से पत्थर के सामने सफेद गुलदाउदी रखे, फिर दोनों घुटने टेककर माथा जमीन पर टिकाया और एक के बाद एक गहरे साष्टांग प्रणाम करता रहा। माथे से खून रिश्ते देखकर पास खड़ी आईवी और सेरेना से रहा नहीं गया। वे दौड़कर मुझे उठाने आई। बस करो, वे ऊपर से देख रहे हैं, तुम्हारा दिल जानते हैं। खुद को इस तरह तकलीफ देने की जरूरत नहीं। आईवी ने धीरे से मेरे कंधे को छुआ। आवाज नरम थी। तुम्हें सही सलामत रहना है। तुम्हारे ठीक रहने पर ही मम्मी पापा की आत्मा को चैन मिलेगा। और कृपया यह सब बुरी हरकतें बंद करो। एक तरफ खड़े एडेन ने यह सब देखा, फिर मेरी नकल करते हुए खुद भी पत्थर की पटिया पर माथा मारा और नाटकीय ढंग से दर्द से कराहा। फौरन वे दोनों औरतें जो अभी मुझे दिलासा दे रही थीं, मुझे छोड़कर एडेन को बाहों में भर लिया। सिलास, माता पिता को श्रद्धांजलि देना अलग बात है, लेकिन एडेन, तुम पागल हो। ये तुमने क्यों किया? एडेन ने सबसे मासूम बड़ी बड़ी आंखें झपकाईं और 2 एकदम सटीक आंसू निकाले। मिस्टर और मिसेज सू सच्चे नायक थे और आईवी ने मुझे हमेशा अपने भाई की तरह माना है। मेरे दिल में सू परिवार हमेशा से मेरा अपना परिवार रहा है। मुझे भी श्रद्धांजलि देनी ही थी। यह सुनकर सेरेना ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में उलझी हुई भावनाओं का ऐसा जाल था जिसे पढ़ना मुश्किल था। आईवी ने एक लंबी सांस ली, झुककर एडेन की पैंट से धूल झाड़ी। उसके माथे पर खून फैलता देख वह फौरन पलटी और पहाड़ी से नीचे फर्स्ट एड किट लेने दौड़ गई। सेरेना को याद आया कि गाड़ी में आयोडीन है और वह भी उसके पीछे दौड़ पड़ी। पलक झपकते उस विशाल कब्रिस्तान में सिर्फ 2 लोग रह गए, एडेन और मैं, आमने सामने। उन दोनों औरतों के न रहने पर एडेन की ठुड्डी फौरन ऊपर उठ गई और एक घमंडी चूहे का असली चेहरा सामने आ गया। सिलास, जिन 2 औरतों ने
तुमसे सबसे ज्यादा प्यार किया, उन्हें अपनी उंगली पर नचाते देखकर दिल जल रहा होगा ना। अमीर घराने का वारिस होने का क्या फायदा जब मुझसे हार ही गए। मैंने पलक तक नहीं उठाई। जे एस कागजों की एक गड्डी उठाई और धड़कती लौ में डालता रहा। भर्राई आवाज में बुदबुदाया, पापा मम्मी, मेरा मन पक्का है, आपकी विरासत को आगे ले जाने की कसम खाता हूँ। आज के बाद इस दुनिया में सिला सू नाम का कोई नहीं रहेगा, लेकिन मुझे यकीन है कि जहां भी हो मेरा फैसला समझोगे। तभी एडेन ने एक जोरदार लात मारी और धधकता हुआ अग्निपात्र धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। जलते अंगारे चारों तरफ बिखर गए और मेरे हाथ की पीठ पर लाल लाल फफोले पड़ गए। सीने में दबी हुई आग आखिरकार फूट पड़ी। मैं लपका और उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। एडेन, दिमाग ठिकाने पर है? सुन ले, अब एक और हरकत की मेरे सामने तो तेरी हर गंदी करतूत उजागर कर दूंगा। मेरे इस अचानक भड़कने पर एडेन ने बस एक ठंडी मुस्कान खींची। जाओ बताओ, देखना चाहता हूँ कि वे दोनों बेवकूफ हम दोनों में से किस पर यकीन करती हैं। वह सही था और वह जानता था, इसलिए इस बार मैंने एक शब्द भी बर्बाद नहीं किया। उसे एक आखिरी बर्फीली नजर से देखा और पहाड़ी से नीचे उतरने लगा, लेकिन एडेन पीछे से झपटा और मेरी कलाई पकड़ ली। सिलास, यह बड़े आदमी का नाटक बंद करो। मेरे सामने यह ऊंचे ऊंचे आदर्शों का नाटक बंद करो। तुम्हारा यह संत जैसा रवैया मुझे सबसे ज्यादा घिन दिलाता है। ज्यादा वक्त नहीं लगेगा जब तुम्हारी बहन और तुम्हारी औरत दोनों मेरी होंगी। देखते रहो। मेरा पेट मतली से भर गया और मैंने पूरी ताकत लगाकर अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन एडेन की पकड़ और कस गई। उस हिंसक जद्दोजहद में हम दोनों एक साथ पैर फिसलाकर खड़ी पत्थर की सीढ़ियों से लुढ़क गए। मैं नीचे कुशन बना और मेरी खोपड़ी का पिछला हिस्सा पत्थर की दीवार से जोरदार टकराया। खून बालों में से रिसने लगा। जब धीरे धीरे आंखों में रोशनी लौटी तो दो बेतहाशा आवाजें सुनाई दी। एडेन, सीढ़ियों से कैसे गिर गए? और यह इतना खून? सेरेना घुटनों पर बैठ गई। कांपते हाथों से उसे थामने लगी। दर्द हो रहा है, डरो मत, अभी अस्पताल ले चलती हूँ। बिल्कुल सही वक्त पर एडेन फूट फूट कर रोने लगा। आंसुओं का सैलाब आ गया। जैसे ही आप दोनों गई, मिस्टर सू ने शादी का गुस्सा मुझ पर निकालना शुरू कर दिया। कहा कि सबक सिखाएंगे और सीढ़ियों से धकेल देंगे। यह शब्द पढ़ते ही आईवी और सेरेना के चेहरे काले तूफान बन गए। आईवी गुस्से से थरथरा रही थी। सिलास, इस पागलपन को कहां तक ले जाओगे? मम्मी पापा की कब्र के सामने यह सब करते हुए डर नहीं लगा? क्या लगता है वे देख नहीं रहे? सिलास, अब बस हो गया। आखिरी बार चेतावनी दे रही हूँ। अगर एडेन पर एक और हाथ उठाया तो मैं सेरेना कसम खाती हूँ कि भूल जाऊंगी कि मेरा कोई भाई था। उन्हें एडेन को बाहों में भरते देखा। उनकी पकड़ और कस गई। मेरी आंखों में बची आखिरी रोशनी की लौ बुझ गई। मैंने अपनी सारी बची खुची ताकत बटोर कर जवाब दिया, सो जैसा तुम चाहती थी। दोनों औरतों ने माथे पर बल डाले। इन आखिरी शब्दों का मतलब बिल्कुल नहीं समझ पाई। उनके दिल और आंखें बस एडेन से भरी थी, जिसे खरोंच भर भी नहीं आई थी। उन्हें एक सवाल पूछने की भी फुर्सत नहीं थी। दोनों ने एडेन को सहारा दिया और बिना पलटे चल दी। पीछे बस एक आखिरी क्रूर वाक्य छोड़ गई, यहीं रहो और सोचो कि क्या किया है। जब समझ आ जाए तो घर आ जाना। उनकी जाती हुई पीठ देखते हुए मैंने मुश्किल से मुंह का एक कोना खींचा। आवाज बमुश्किल फुसफुसाहट थी, वापस नहीं जाऊंगा। सिलास कभी वापस नहीं जाएगा। आंख के कोने से एक जलता हुआ आंसू निकला और ठंडी हवा में सूख गया। कोई निशान नहीं छोड़ा। जब खून धीरे धीरे जमा तो मैंने किसी तरह इतनी ताकत जुटाई कि खुद को खींचते हुए पहाड़ी से नीचे उतर सका। गहरे लाल खून ने भूरे पत्थर की सीढ़ियों पर एक डरावना निशान छोड़ा। नीचे अंधेरे में एक काली एसयूवी इंतजार कर रही थी। कैप्टन नैश ने खून की गंध पाई और उनका चेहरा पीला पड़ गया। वे तेजी से आगे आए और मुझे थाम लिया। यह क्या हो गया तुम्हें? मैंने कमजोर हाथ हिलाकर उन्हें रोका। आवाज जर्जर थी। कुछ नहीं, बस पैर फिसल गया था। आज नकली मौत का प्लान तो वैसे ही चलेगा ना? कैप्टन नैश ने मुझे सिर से पांव तक देखा, तसल्ली कर ली कि जान को कोई खतरा नहीं है और मजबूती से सिर हिलाया। फिर रीढ़ सीधी की, मुझ पर जलती मशाल जैसी नजर टिकाई और गंभीर आवाज में बोले, साथी सिलासू, ऑपरेशन सनस्ट्राइक में आपका स्वागत है। इस पल से आपकी पुरानी पहचान का हर निशान मिटा दिया जाएगा। आपका कोई नाम नहीं, कोई पहचान नहीं, लेकिन आपकी आत्मा एक ऐसा स्मारक बनाएगी जो हमेशा खड़ा रहेगा। बैज नंबर 014890 आधिकारिक रूप से फिर से चालू किया जाता है। सलाम। चक्कर को पीछे धकेलते हुए मैंने धीरे धीरे दाहिना हाथ उठाया और एक दृढ़ गंभीर सलाम लौटाया। देश के लिए दिल में आग, अंत तक अडिग। गाड़ी का दरवाजा बंद हुआ। मेरे कपड़े पहना एक शव सड़क पर रख दिया गया। फिर एक भारी मालगाड़ी ट्रक गरजता हुआ आया और उस पुतले को इस तरह कुचल गया कि पहचानने लायक कुछ नहीं बचा। चमड़ी का एक टुकड़ा भी साबुत नहीं रहा। उधर शहर के दूसरे कोने में एक अस्पताल के कमरे में यह जानकर कि एडेन को बस कुछ मामूली खरोंचें आई हैं, आईवी और सेरेना ने राहत की सांस ली। लेकिन बगल में खड़े डॉक्टर ने लैब रिपोर्ट देखी और उनकी भौहें सिकुड़ गईं। मरीज को तो कोई असली जख्म ही नहीं है। यह इतना सारा खून कहां से आया? क्या घटना स्थल पर कोई दूसरा शख्स भी पड़ा हो सकता है? यह सुनते ही दोनों औरतों के दिमाग में मेरे खून के तालाब में पड़े होने की तस्वीर कौंधी। उनकी पलकें फड़की, लेकिन वह ख्याल एक पल भी नहीं टिका और एडेन की सफाई ने उसे फौरन मिटा दिया। जब मैं गिरा तो मिस्टर सू ने स्टेज ब्लड की थैली उठाई और जमीन पर उड़ेल दी, फिर खुद भी गिर पड़े। खून उसी का है। डॉक्टर की आंखें अविश्वास से फैल गईं। वे इस बकवास को रद्द करने ही वाले थे कि सेरेना ने गंभीर भाव से सिर हिलाया। यह पहली बार नहीं है उसने ऐसा किया। चिंता मत करो एडेन, मैं देखूंगी कि इसकी सजा मिले। एडेन ने ठीक वक्त पर 2 और मगरमच्छ के आंसू निकाले। आईवी ने उसके हाथ की पीठ पर छोटे से लाल निशान को प्यार से सहलाया और इतना दुलारती रही कि वह राजकुमार आखिरकार सो गया। तब दोनों औरतें धीरे धीरे
धीरे पांव रखते हुए कमरे से बाहर निकली, लेकिन जैसे ही दरवाजे से बाहर कदम रखा, डॉक्टर ने उन्हें रोका। बहन जी, जरा लैब रिपोर्ट ध्यान से देखिए। काले और सफेद में साफ लिखा है, यह स्टेज ब्लड नहीं है, यह असली ताजा इंसानी खून है। मेरी सख्त सलाह है कि दूसरे जख्मी शख्स को फौरन जांच के लिए लाएं। इतना खून बहना जानलेवा हो सकता है। यह शब्द उन पर हथौड़े की तरह पड़े। इतना सारा खून, न स्टेज ब्लड न एडेन का। क्या सच में वह मेरा था? दोनों औरतों का दिल धड़ाम से पेट में आ गया। वे पलटकर एडेन से सच पूछने ही वाली थी कि उस कथित सोए हुए इंसान की हंसी सुनाई दी। आवाज में खुशी टपक रही थी। देखना चाहिए था सिलास को कितना बेचारा लग रहा था। मैंने उसे उंगली पर नचाया। कुछ दिन पहले आग लगाई तो उसे थप्पड़ खाना पड़ा और कमरे में बंद होना पड़ा। आज खोपड़ी से खून बह रहा है और एक भी इंसान की परवाह नहीं। क्या पता वह हारा हुआ इंसान कब्रिस्तान में खून बहाते बहाते वहीं सड़ गया हो। एक तेज धमाके के साथ दरवाजा लात मारकर खुला। एडेन हड़बड़ाकर जागा, रोंगटे खड़े हो गए। उसका फोन फर्श पर जा गिरा। उसने उन दोनों दूसरे औरतों को देखा जो गई ही नहीं थी, और एक बर्फीली सिहरन सीधे उसकी खोपड़ी के ऊपर तक चढ़ गई। दिमाग पूरी तरह जाम हो गया। सेरेना, आइवी, तुम तो जा चुकी थी, वापस क्यों आई? दोनों औरतों के चेहरे डरावने तरीके से राख जैसे सफेद हो गए। वे आगे बढ़ी। सेरेना ने उसका कॉलर पकड़ा, ऊपर खींचा और गरजी, वह आग तूने लगाई थी ना? तूने सिलास को फंसाया, हमसे झूठ क्यों बोला? आइवी की पुरानी कोमलता का नामो निशान नहीं बचा था। उसकी आंखों में गहरा काला गुस्सा घुमड़ रहा था। हमने तुझे परिवार की तरह माना और तूने पीठ पीछे सिलास को छुरा घोंपा। तुझे जरा भी जमीर है? इस डरावनी पूछताछ के सामने एडेन के होश उड़ गए। सेरेना, आइवी, जरूर कुछ गलत सुन लिया होगा। मैं एक चींटी को भी तकलीफ नहीं दे सकता। इतना बेरहम काम मैं कैसे कर सकता हूँ? लेकिन एक बार शक का बीज जमीन फोड़ ले तो जंगल की आग की तरह फैलता है। इस पूरे झंझट में जो कुछ हुआ था उसे याद करते हुए दोनों औरतों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और वही शक एक दूसरे में नजर आया। जब आइवी ने एडेन का चेहरा बिल्कुल बेकाबू होते देखा तो उसने बिना एक पल गंवाए कॉल बटन दबाया और नर्स को बुलाया। उसने सबसे पूरी और विस्तृत फुल बॉडी जांच बुक की। पहला पड़ाव ओन्कोलॉजी। एडेन का चेहरा मौत जैसा सफेद हो गया। वह बेतहाशा सिर हिलाने लगा, पूरे जिस्म से विरोध करते हुए बिस्तर के कोने में सिकुड़ता चला गया। आइवी, मैं ठीक हूँ, सच में कोई जांच नहीं चाहिए। क्या हम बस हॉस्पिटल बी में ट्रांसफर हो सकते हैं? यह अपराध बोध भरी घबराहट वह आखिरी थप्पड़ थी जिसने सेरेना को पूरी तरह जगा दिया। उसने एडेन की भागती नजरों को पकड़ा, दांत पीसे। अभी तो शुरुआती स्टेज का कैंसर है, कोई भी हॉस्पिटल जांच कर सकता है। हॉस्पिटल बी जाने की इतनी बेताबी क्यों है? यह मत कहना कि यहाँ की वर्ल्ड क्लास मशीनें तुम्हारे लायक नहीं है। एडेन बेकाबू कांप रहा था, एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। आधे घंटे बाद एक जांच रिपोर्ट मेज पर पटकी गई। पूरी स्क्रीनिंग के बाद मिस्टर एडेन बिल्कुल स्वस्थ हैं। उनके शरीर में कैंसर का एक भी निशान नहीं है। भले ही उन्हें शक होने लगा था, लेकिन जब कच्चा सच सामने आया तो आइवी और सेरेना को लगा जैसे किसी ने फेफड़ों से सारी हवा खींच ली। गिरने का खून मेरा था। वह आग जिसमें सब जलते जलते बचे थे एडेन ने खुद लगाई थी। यादें एक हिंसक बाढ़ की तरह उमड़ पड़ी। दोनों औरतों को बस एक गहरी बेतुकापन की अनुभूति थी। उनकी आवाजें अविश्वास से खोखली थी। अगर यह सब एडेन का नाटक था तो हम बिना किसी वजह सिलास को सजा देते रहे, लेकिन अगर सब झूठ था तो सिलास ने कभी कुछ कहा क्यों नहीं? सवाल आधा ही था कि दोनों ने खुद ब खुद हर एक घटना अपने दिमाग में दोहराई और मौत जैसी भारी खामोशी में डूब गई। सच यह था कि भूकंप से पहले एडेन और मैं एक दूसरे के लिए अजनबी थे, लेकिन जब एडेन ने कथित रूप से इन दोनों को मलबे से निकाला तो उन्होंने उसे संत की तरह माना, हमेशा पास रखा, हर मौके पर साथ लाया। इसी तरह पहली बार उससे मेरा सामना हुआ। शुरू में काफी शांति रही, लेकिन जब एडेन ने मेरी लिमिटेड एडिशन स्पोर्ट्स कार मांगने की जुर्रत की और मैंने मना किया तो असली चेहरा सामने आ गया। पीछे से चैरिटी इवेंट बर्बाद करने से शुरू होकर मुंह पर गालियां देने तक, और यहां तक कि हाथापाई तक पहुंच गया। लेकिन आइवी और सेरेना ने हमेशा वही माना जो अपनी आंखों से देखा। उन्होंने जिद की और जो कमजोर दिखता उसका साथ देती रही। मेरे प्रति दिन ब दिन ठंडी होती गई। इस सस्ते नाटक के दौड़ दर दौड़ के बाद उनके पास इतना सब्र भी नहीं बचा था कि पूछ सकें कि असल में क्या हुआ। बस मान लिया कि मेरा कथित बिगड़ा हुआ स्वभाव फिर से उभर आया है, कि मैं अपने घर की दौलत से किसी कमजोर को दबा रहा हूं। अब जब बहुत देर हो चुकी थी, उन्हें एहसास हुआ कि जब भी वे मौके पर पहुंची थी उन्होंने हमेशा बस एडेन को पिटा हुआ और जख्मी देखा था। इस ख्याल पर आइवी के सीने में अचानक एक मरोड़ उठी। उसने फोन निकाला और वक्त देखा। एहसास हुआ कि कब्रिस्तान छोड़े 5 घंटे हो चुके हैं। इतने वक्त में मैंने एक फोन नहीं किया, एक मैसेज नहीं भेजा। क्या चोटें इतनी गंभीर थीं कि पहले ही बेहोश हो गया, या मुझसे इतना गुस्सा है कि उसने नाता ही तोड़ लिया? सेरेना की बेचैनी भी बढ़ने लगी। उसने मेरा नंबर मिलाया 10 बार, 20 बार, हर बार लाइन मुर्दा। 28वीं बार पर आइवी से रहा नहीं गया। वह उठी और गैरेज की तरफ लंबे लंबे कदमों से बढ़ी। सेरेना उसके ठीक पीछे थी। वे गाड़ी उड़ाकर विला पहुंची। नौकर ने उलझन से बताया कि उसने मुझे पूरे दिन देखा ही नहीं। उनके दिल की धड़कनें तेज से तेज होती गईं। उन्होंने घबराहट में गाड़ी घुमाई और कब्रिस्तान की तरफ दौड़ाई। भारी रात के आसमान तले गेट के उस पार रोशनी की बाढ़ थी। पुलिस की सायरनें चीखती हुई अंधेरे में घूम रही थी। सेरेना और आइवी की नसें खिंचती जा रही थी। पीली टेप देखते ही दोनों को एक साथ एहसास हो गया कि कुछ बुरा हुआ है। उन्होंने गाड़ी रोकी और घटनास्थल की तरफ दौड़ पड़ी। बेताबी से जानना चाहती थी कि क्या हुआ है, लेकिन पास पहुंचने से पहले ही एक अफसर ने रास्ता
रास्ता रोक लिया, चेहरा भावहीन। आगे एक सड़क दुर्घटना हुई है जिसमें जान गई है, घटनास्थल की जांच चल रही है, यह रास्ता अभी बंद है, कृपया वापस जाइए। ये कुछ छोटे छोटे शब्द आइवी और सेरेना के कानों में बिजली की तरह गिरे। दोनों वहीं जम गई। सेरेना का गला दर्द से उठा और किसी तरह शब्द निकले, हम किसी को ढूंढ रही हैं। मेरा भाई आज यहाँ कब्र पर आया था और अभी तक घर नहीं लौटा। अफसर को फौरन कुछ अजीब लगा। उसने फोन निकाला, फोटो एल्बम खोली और घटनास्थल पर ली गई एक तस्वीर सामने की। क्या आपके भाई ने आज काले कपड़े पहने थे? स्क्रीन पर टुकड़े टुकड़े जोड़कर रखे काले कपड़े देखकर और सीने पर वह सफेद गुलदाउदी का ब्रोच जिसे वह कहीं कहीं भी पहचान लेती। सेरेना की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और घुटने टूट गए। आइवी ने ठीक वक्त पर थाम लिया, लेकिन उसका खुद का दिल अलमारी की तरह धड़ धड़ बज रहा था। यह कपड़े कहाँ मिले? सिलास कहाँ है? अफसर ने एक भारी सांस ली और धीरे धीरे सिर हिलाया। आपके भाई आज दोपहर। आइवी और सेरेना के दिमाग खाली हो गए। कानों में बहरा कर देने वाली घंटी बजने लगी। उस दोपहर जब वे कब्रिस्तान से गई थी तो सिलास जिंदा था। उसने उनसे बात भी की थी। आधे दिन में वह कैसे जा सकता है? यह वे किसी भी हाल में मानने को तैयार नहीं थी। वे पागलों की तरह पुलिस की टेप को चीरती हुई अंदर घुस गई, लेकिन जब भीड़ को हटाकर सफेद चादर उठाई और नीचे मांस का जो बेढंगा लोथड़ा देखा तो वे पूरी तरह टूट गईं। ये दोनों औरतें जो आमतौर पर सबसे ऊपर खड़ी रहती थीं, अब बेसहारा बच्चों की तरह बिलख रही थीं। जब आइवी ने आंखें खोली और ऊपर सफेद छत देखी तो एक धुंधले पल के लिए उसे लगा कि शायद बस एक बुरा सपना था, कि उसने सपने में देखा कि मैं मर गया, कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसने बार बार सिर हिलाया, उस भयानक ख्याल को झटकने की कोशिश की, लेकिन जब मुड़कर देखा कि सेरेना कोने में बैठी है, चेहरा बिल्कुल सुन्न, तो दिल किसी शिकंजे में कस गया। सांस लेना भी मुश्किल हो गया। आइवी के होंठ खुले। बेताबी से यह साबित करना चाहती थी कि यह सब सपना है, लेकिन दरवाजा खुला। कई अफसर फाइलें लेकर अंदर आए, चेहरे गंभीर। उन्होंने आइवी और सेरेना को बताया कि फोरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर यह पुष्टि हो गई है कि सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले सिलास सू हैं। दोनों औरतों ने सिर उठाया, आंखें लाल और सूजी हुई, चीख पड़ी, यह नामुमकिन है। हमने कल सिलास को देखा था, वह ठीक था। यह कैसे हो सकता है? सेरेना और भी बेकाबू थी। मेरे माता पिता पुलिस अफसर थे, मेरे भाई ने पुलिस अकादमी की ट्रेनिंग ली है, वह दूसरों जैसा नहीं है, वह मर नहीं सकता। डर था कि सदमे से कहीं फिर से गिर न पड़े। अफसरों ने जल्दी से उन्हें संभालने की कोशिश की। इंचार्ज जासूस ने चश्मा ठीक किया, इंतजार किया कि वे थोड़ा शांत हों, फिर एक एक तथ्य सामने रखा। कब्रिस्तान का सीसीटीवी फुटेज निकाला गया। उसमें दिख रहा था कि मैं ऊंचाई से गिरा, सिर से खून बह रहा था। जब वे पहुंचे तो सिर्फ दूसरे आदमी को सुरक्षित ले गए। मैं 1 घंटे से ज्यादा कब्रिस्तान में अकेला रहा, तब कहीं जाकर पहाड़ी से नीचे उतर पाया, लेकिन बहुत ज्यादा खून बह जाने की वजह से सड़क पर बेहोश हो गया। फिर एक भारी ट्रक ने टक्कर मारी और घसीट लिया, जिससे मौत हो गई। बस यह शब्द सुनकर ही सेरेना और आइवी उस भयावह मंजर की तस्वीर अपने दिमाग में देख सकती थी। अफसरों ने सीसीटीवी फुटेज के कुछ स्क्रीनशॉट थमाए। पत्थर की सीढ़ियों पर पुते खून को और सड़क पर पड़ी उस आकृति को देखकर सेरेना बेकाबू सिसकियों में टूट गई। आइवी ने तस्वीरें इतनी जोर से पकड़ रखी थीं कि उंगलियों के पोर सफेद पड़ गए, आंखें खाली, जैसे रूह निकल गई हो। बार बार दिमाग में वह आखिरी नजर घूम रही थी जो उसने पलटकर जब वह एडेन को पहाड़ी से नीचे ले जा रही थी। मैं खून के तालाब में पड़ा था, बेसुध, खामोश। उस पल उसके मन में सच में आया था कि पलटे और मुझे भी साथ ले जाए, लेकिन आखिरकार वह नहीं पलटी और इस तरह वह विदाई, वह आखिरी नजर हमेशा के लिए आखिरी बन गई। थका देने वाली तलाश के बाद पुलिस सिर्फ 60% अवशेष ही बरामद कर पाई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ते हुए भयावह कुचलाव, चेहरे की पहचान संभव नहीं। यह शब्द पढ़कर सेरेना और आइवी की नसों में खून जम गया। वे सोच भी नहीं सकती थीं कि अंत से पहले मैंने किस तरह की तकलीफ झेली होगी। वह कलेजा चीरने वाला, हड्डियों तक उतरने वाला दर्द उनके सीने से होते हुए हर नस में फैल गया और सांस लेना मुश्किल हो गया। उसके बाद के दिनों में वे इतना रोई कि आंसू सूख गए। अब रो भी नहीं सकती थी, बस अपने जख्मी हाथों को नोचती रहती थी, दर्द से दर्द को डुबोने की कोशिश में। फोरेंसिक डॉक्टर ने उन्हें देखा, गहरी सांस ली और धीरे से याद दिलाया, मृतक के चेहरे की पहचान करना संभव नहीं है। मेरी सलाह है कि जल्द से जल्द दाह संस्कार कर दें ताकि मृतात्मा को शांति मिले। सेरेना का हाथ कांपते हुए दस्तखत करने लगा। जब आखिरी लकीर खिंची, उसे लगा जैसे वह आखिरी सांस जो उसे जिंदा रखे हुए थी उसी के साथ निकल गई। आइवी बगल में खड़ी सफेद चादर को ताक रही थी। उसकी आंखें धुंधली थीं, जैसे अब कोई रोशनी कभी उन तक नहीं पहुंचेगी। कमरे में डरावनी खामोशी थी। पता नहीं कितना वक्त गुजरा कि सचिव धीमे कदमों से आया और दबी आवाज में बोला, मिस आइवी, मिस सेरेना, आपने जो जांच का आदेश दिया था वह पूरी हो गई है। हम एडेन और सिलास दोनों की तस्वीरें भूकंप बचाव संगठन के पास ले गए। उन्होंने पुष्टि की कि जिसने अपनी जान जोखिम में डालकर आपको बचाया था वह दरअसल सिलास था। उस वक्त सभी का कहना था कि मलबे में कोई नहीं बचा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आपदा क्षेत्र में अकेले 2 पूरे दिन मलबा खोदता रहा, तब जाकर आप दोनों को निकाला। आखिर में थकान से गिर पड़ा और ठीक होने में बहुत वक्त लगा। यह खबर आइवी और सेरेना के दिलों में किसी तेज धार की तरह उतरी। दोनों एक साथ चौंकी। उनके चेहरों से रंग उड़ गया। जिसने उनकी जान बचाई थी वह कभी एडेन नहीं था, वह मैं था। वही जिसके साथ नाइंसाफी होती रही, जिसे बार बार तकलीफ दी गई। उस पल उनके सीने में जैसे आग लग गई। वह दर्द उन्हें पागलपन की कगार तक ले जा रहा था। लेकिन सबसे तबाह करने वाली खबर अभी आनी बाकी थी। सचिव ने आगे कहा, हमने उन गुंडों को भी ढूंढ लिया जिन्होंने एडेन के अपार्टमेंट पर रंग फेंका था। उन्होंने कबूल किया कि यह सब एडेन की साजिश थी। यहाँ तक कि लूट की घटना और बार वाला किस्सा भी उसी ने रचाया था। देर से आया यह सच एक भारी बोझ की तरह इस पहले से त्रासद
अंजाम पर आ गिरा, जो उतना ही बेतुका था जितना क्रूर। उन्होंने सोचा था कि ये कर्ज चुका रही है, लेकिन असल में वे नेकी का बदला जुल्म से दे रही थी। अपनी ही बहन और अपनी ही गर्लफ्रेंड ने, दो सबसे करीबी लोगों ने बार बार उसे तोड़ा। मैं कितना टूटा होऊंगा, कितना दिल पर लिया होगा। वे आगे सोचने की हिम्मत नहीं जुटा सकी। अपराध बोध और पछतावे की सुनामी ने उन्हें पूरी तरह डुबो दिया। पहली बार मेरे सामने खड़े होकर दो आवाजें रुंधे गले से बोली, माफ करो। सेरेना घुटनों पर गिर पड़ी, आवाज मुश्किल से टिकी हुई थी। माफ करो सिलास, मैंने तुम्हें बड़े होते देखा है। मैं कैसे यकीन कर सकती थी कि तुम ऐसा कर सकते हो। तुम मुझसे बहुत नफरत करते होगे। मुझे कभी उस कब्रिस्तान में तुम्हें नहीं छोड़ना चाहिए था। मैंने तुम्हें वहां अकेले मरने दिया। मम्मी पापा ऊपर से देख रहे होंगे, उनका दिल टूट गया होगा। आईवी उसके पास घुटनों पर बैठ गई, आंसू फर्श पर टपक रहे थे। आवाज टूट टूट कर बार बार माफी मांग रही थी। उस दिन मुझे तुम्हें साथ ले जाना चाहिए था। सबसे ज्यादा दर्द में तुम थे और मैं चली गई। मैंने वादा किया था कि पूरी जिंदगी तुम्हारा ख्याल रखूंगी, लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ मैंने ही दी। माफ करो मुझे। बेबस चीखें एक के बाद एक कमरे में गूंजती रहीं, लेकिन अब कोई कभी जवाब नहीं देगा। मेरी कब्र साउथ माउंटेन कब्रिस्तान में है, शहीद कब्रिस्तान के पास, शांत और सुकून भरी जगह जहां कम ही लोग आते हैं। दफनाने के दिन सेरेना ने कलश थाम रखा था। आईवी तस्वीर पकड़े थी और दोनों हल्की बूंदाबांदी में पहाड़ी चढ़ रही थी। सुपरिवार के कुछ सदस्यों के अलावा बाकी मेरे पुराने सहपाठी और दोस्त थे। श्वेत श्याम में जमे उस चेहरे को देखकर कोई यकीन नहीं कर पा रहा था। एक बिल्कुल तंदुरुस्त इंसान यूं कैसे चला जा सकता है। खबर बहुत अचानक आई थी। सबका सीना शीशे जैसा भारी था और सब जवाब मांग रहे थे। एक शख्स ने लाल आंखों और कांपती आवाज में कहा, 1 महीने पहले ही सिलास से मिला था। 2 महीने बाद मेरी शादी में आने का न्योता दिया था। उसने कहा था आऊंगा। वह कैसे? एक और ने सेरेना की तरफ देखते हुए माथे पर बल डाले। सुना है गाड़ी का हादसा था। सेरेना, सच क्या है? हमने सिलास को बड़े होते देखा है, सच बताओ हमें। उनके सवालों के सामने सेरेना सीधे घुटनों पर आ गई और बुजुर्गों के सामने बार बार माथा जमीन पर टेकने लगी। आवाज दर्द से टूट रही थी। मेरी गलती है, बहन के फर्ज में नाकाम रही। मैंने सिलास को मारा। अगर मैंने अंधे होकर उस पर गुस्सा न उतारा होता तो वह जख्मी नहीं होता, सड़क पर गिरता नहीं और टक्कर नहीं लगती। आईवी भी उसी भारी अपराध बोध के बोझ तले दब गई और खुद को संभाल नहीं पाई। वह पत्थर के सामने घुटनों पर बैठ गई। मेरी भी गलती है, मैंने सिलास को धोखा दिया। मुझे कभी एडेन की बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए था। जब सिलास सबसे ज्यादा टूटा हुआ था, मैं बस खड़ी देखती रही। मैं उसकी गर्लफ्रेंड कहलाने के काबिल नहीं हूँ। उनकी यह कलेजा चीरती स्वीकारोक्ति सुनकर सब चुप हो गए। सुपरिवार के बुजुर्गों ने गहरी सांस ली। आंखों में बस निराशा थी। सेरेना, तुम्हारे माता पिता बहुत जल्दी चले गए। तुमने अकेले सिलास को पाला। वह हमेशा से समझदार और आज्ञाकारी था। चाहे कुछ भी हो, सब अपने अंदर दबाए रखता था ताकि तुम्हें फिक्र ना हो। मुझे लगता था कि तुम सबसे बेहतर उसे समझती हो। इतनी अंधी कैसे हो गई? सिलास का दिल सबसे साफ था। एक अजनबी के लिए उसे इस तरह तकलीफ दी। आईवी, तुम्हें क्या हो गया था? आईवी और सेरेना के चेहरों से रंग धीरे धीरे उड़ता गया। बूंदाबांदी होती रही। शोक मनाने वाले आते जाते रहे और आसमान धीरे धीरे काला होता गया। लेकिन वे दोनों वहां से हटने को तैयार नहीं थी। बस पत्थर पर जमे उस चेहरे को ताकती रही, खोखली, जैसे रूह निकल गई हो। वह तस्वीर मेरे 18वें जन्मदिन पर ली गई थी। उस वक्त सेरेना का करियर चमक रहा था। वह जोड़ा गहरे प्यार में था और हम तीनों अभी अभी एक नए विला में आए थे। दिलों में आने वाले कल की उम्मीद भरी थी। उन्होंने सोचा था कि मुश्किल दिन आखिरकार गुजर गए, अब आगे की राह आसान होगी। लेकिन किसे पता था कि बस कुछ साल बाद यह सब पानी में परछाई की तरह, शीशे में फूल की तरह मिट जाएगा। और जिन्होंने यह सब तबाह किया वे और कोई नहीं, खुद वही थे। अगर वे शुरू से मेरे साथ डटकर खड़ी रहती, अगर सच जानने में जरा भी सब्र रखती, अगर मेरा थोड़ा सा और ख्याल रखती, तो सब कुछ अलग होता। लेकिन इस दुनिया में काश का कोई मतलब नहीं। जो हो गया उसे पलटा नहीं जा सकता। वे तमाम माफियां और वह अथाह अपराध बोध उनके दिलों में उतर जाएगा और एक ऐसा जख्म बन जाएगा जो कभी नहीं भरेगा। 7वें दिन मनोरोग वार्ड में बंद एडेन पागलपन की कगार पर था। एक भी रात पूरी नींद नहीं आई थी। जब भी आंखें खुलती थीं, कमरा तकलीफों से भरा होता था। आईने में अपना चेहरा देखता तो वह मुश्किल से इंसान जैसा लगता। एडेन पूरी तरह टूटने के कगार पर था। जब कमरे में सब सो गए तो वह धीरे धीरे पांव रखते हुए दरवाजे तक पहुंचा और मुक्की मारने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। लेकिन एक भी नर्स या वार्ड बॉय ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। इस जगह किसी पागल की मदद की गुहार का कोई जवाब नहीं देता, खासकर जब ऊपर से खास आदेश हो कि उसे विशेष व्यवहार मिले। इसलिए एडेन गला फाड़ता रहा। कुछ नहीं मिला। आखिरकार सारी उम्मीद मर गई। वह मुंह के बल फर्श पर गिर पड़ा। कभी चमकती रहने वाली आंखें अब खून से लाल थीं। थकान और निराशा ने उसके सीने की सारी हवा निचोड़ ली। ऊपर से आती आवाजें सुनी तो जो डर थोड़ी देर के लिए थमा था फिर से दहाड़ उठा। वे जाग गए, सब जाग गए। बुरा सपना फिर से शुरू होने वाला है। एडेन कोने में सिकुड़ गया, बेकाबू कांपता हुआ। जब डर अपने चरम पर था, 2 परछाइयां उस पर पड़ी। उसने ऊपर देखा और 2 जाने पहचाने चेहरे नजर आए। वह उनके पैरों पर गिर पड़ा, रोते सिसकते। मुझे पता है मैंने गलत किया। सेरेना, आईवी, मुझे मिस्टर सू को तकलीफ नहीं देनी चाहिए थी। कसम खाता हूँ ऐसा कभी नहीं होगा। तुमने जो जाने बचाई थी उसके वास्ते प्लीज प्लीज मुझे जाने दो। कल ही शहर छोड़ दूंगा, कभी मुंह नहीं दिखाऊंगा, कसम। एडेन को फिर से देखकर दोनों औरतें भारी खामोशी में खड़ी रहीं। सेरेना ने पैर उठाया और बिना जरा सी भी दया के उसे जोरदार लात मारी। आईवी के हाथ में एक चाबी थी, आवाज बर्फ जैसी ठंडी। बाहर जाना है? ठीक है, पहले कुछ सवालों के जवाब दे। सच बोलेगा तो चाबी मिलेगी, एक भी झूठ बोला तो यहीं सड़ता रहेगा बाकी जिंदगी। यह सुनकर एडेन की आंखों में उम्मीद की एक चिंगारी जली। उसने बेतहाशा सिर हिलाया। बताऊंगा, सब
सब बताऊंगा, बस जाने दो। आइवी ने उसे घूरा, हर शब्द तोल तोल कर। हमने तुझे सब कुछ दिया, तूने हमारे और सिलास के बीच दरार क्यों डाली? एडेन पीछे हट गया। झूठ बोलने की फितरत जागी, लेकिन उन कातिल आंखों को देखा तो सच निकल पड़ा। बस जलन थी। उसके पास लोग थे जो उसे चाहते थे। मैं उस जैसा बनना चाहता था, एक ऐसा अमीर वारिस जिसे किसी बात की फिक्र न हो। आइवी ने मुट्ठियां भींच ली, नाक की नोक जलने लगी। उसने आंखें मूंद ली। तुझे सब कुछ मिल गया था तो फिर बार बार उसे फंसाता क्यों रहा? एडेन ने मुश्किल से निगला, आवाज पतली थी। बस सुरक्षित नहीं लग रहा था। यह साबित करना था कि मैं उसे ज्यादा मायने रखता हूं तुम्हारे लिए। जब भी तुम्हें चुनना पड़ा और तुमने मुझे चुना, वे मेरी पूरी जिंदगी के सबसे खुशी के लम्हे थे। तभी मुझे लगता था कि मैं प्यार पाने के काबिल हूँ। यह हर शब्द सेरेना और आइवी के दिलों में ठंडे तीर की तरह उतरता गया। वे असहनीय यादें एक ऐसी दीवार बन गईं जिसे वे कभी नहीं लांघ सकती। जज्बात उमड़ने से पहले उन्होंने खुद को संभाल कर आखिरी सवाल निकाला, जो कुछ तूने किया, क्या कभी पछतावा हुआ? पछतावा? यह शब्द सुनकर एडेन की आंखों में एक पल के लिए उलझन आई। वह समझ नहीं पाया। वे सच जान चुकी हैं। यह बेकार सवाल क्यों पूछ रही हैं? पछतावे से क्या बदलता है? उसने कभी ऐसा नहीं सोचा था, लेकिन जिंदा रहने की खालिस फितरत ने दो आंसू निचोड़वा दिए। बेशक मुझे सच में अफसोस है, अफसोस है। मुझे मिस्टर सू को तकलीफ नहीं देनी चाहिए थी। उन्होंने मेरे साथ उतना अच्छा नहीं किया जितना तुम। झूठा। इस बार सेरेना पूरी तरह टूट गई। उसने मुट्ठियां उठाई और अपना सारा गुस्सा और दर्द उस पर उतारने लगी। आइवी बगल में ठंडी नजरों से देखती खड़ी रही, एक शब्द नहीं बोली। जब सेरेना की ताकत चुक गई और वह रुकी, आइवी ने एडेन के पिटे हुए, पहचान न आने वाले चेहरे को देखा, फिर चाबी दरवाजे के बाहर नाली में फेंक दी। चूंकि सच नहीं बोल सकता तो बाकी जिंदगी यहीं बिता। बाहर जाने का अपना एकमात्र रास्ता नाली में जाते देखकर बेहाल और पिटा हुआ एडेन का नाटक पूरी तरह उतर गया। वह किसी तरह उठा, चेहरे पर गुस्से की लकीरें। क्यों मुझे यहाँ सड़ना पड़े और तुम दोनों अपनी बढ़िया जिंदगी जीती रहो? मुझे पछतावा क्यों हो? तुम दोनों ही बेवकूफ हो। ये छोटी छोटी चालें बार बार चली और कभी पकड़ नहीं पाई। हा। अगर तुमने मेरा साथ न दिया होता तो मैं बेफिक्री से सिलास को कैसे फंसाता? उसने जो भी तकलीफ झेली उसमें तुम दोनों भी उतनी ही गुनहगार हो जितना मैं। तुम दोनों भी उसकी उतनी ही जालिम हो। सच पूरी तरह नंगा हो गया। आइवी और सेरेना कई कदम पीछे लड़खड़ाई, सांस मुश्किल से आ रही थी। उन्होंने जलती आंखों से उसे देखा, लेकिन सच मानने से अब भी इनकार। तूने हमारे अपराध बोध और कृतज्ञता का फायदा उठाकर हमें एक दूसरे के खिलाफ किया। अगर तू न होता तो हम कभी सिलास पर इल्जाम नहीं लगाते। यह सब तेरी करतूत है, पागल। अगर हमें पता होता कि तेरे मन में इतना जहर है तो हम कभी तेरी मदद नहीं करते। क्योंकि तुझे कोई पछतावा नहीं है तो जो आने वाला है उसका इंतजार कर। अब एडेन को पता था कि वापसी का कोई रास्ता नहीं। उसके दिल से डर का आखिरी निशान भी मिट गया। उसने सिर पीछे झुकाया और पागलों की तरह हंसा। कर्म। मुझे कभी कर्म पर यकीन नहीं रहा, और अगर कर्म सच भी है तो सेरेना, क्या तू सोचती है कि तू बच जाएगी? मैं इस दुनिया में अकेला हूँ। मेरे साथ सबसे बुरा जो हो सकता है वह मौत है, लेकिन तुम दोनों को मेरा श्राप है कि जिसे भी चाहो उसे हमेशा के लिए खो दो। अगले जन्म में भी चैन नसीब न हो। हा। इन शब्दों ने आग में तेल डाल दिया और हर जख्म पर नमक छिड़क दिया। सेरेना और आइवी अपना गुस्सा अब नहीं रोक सकी। उन्होंने स्टाफ को बुलाया और हुक्म दिया कि एडेन को वह हर तकलीफ चखाई जाए जो मैंने झेली थी। मनोरोग वार्ड में चीखें गूंजती रहीं, लेकिन इन दोनों औरतों के अंदर का दर्द जरा भी कम नहीं हुआ। वे खुद से बेहतर जानती थीं कि चाहे जितना पछताएं, चाहे कितनी बार माफी मांगे, मैं कभी वापस नहीं आऊंगा और उन्हें कभी मौका नहीं मिलेगा कि कुछ सुधार सकें। मनोरोग वार्ड से निकलने के बाद भी वह श्राप, जिसे भी चाहो उसे हमेशा के लिए खो दो, उनके कानों में गूंजता रहा। सेरेना ने आंखें मूंद लीं। आस्तीन के अंदर हाथ कांप रहे थे। आइवी ने मुंह ढक लिया। उंगलियों के बीच से आंसू बह रहे थे। हड्डियों तक उतरता दर्द तूफान की तरह उन पर टूट पड़ा, उन्हें तार तार करता हुआ। सब जख्म भर देता है, लेकिन आइवी और सेरेना के लिए यह कहावत बेमानी थी। दिन गुजरते गए और मेरी हर याद उस तड़प में और तेज होती गई। जली हुई विला फिर से बनी। दोनों वापस आ गई। हर फर्नीचर, हर सजावट बिल्कुल वैसे ही रखी गई जैसे पहले थी। बगीचे में फिर से संतरे के पेड़ लगाए गए। बिल्ली मिमी घर वापस लाई गई। सब कुछ पहले जैसा दिखता था, लेकिन सब जानते थे कि सब कुछ बहुत पहले बदल चुका था। वह लड़का जो बालकनी पर चाय बनाकर पड़ता था, वह लड़का जो हर रोज बिना नागा आंगन में 3 किलोमीटर दौड़ता था, वह लड़का जो पूरे दिल से अपनी बहन और गर्लफ्रेंड के लिए नाश्ता बनाता था, कभी वापस नहीं आएगा। अपनी जिंदगी का सबसे जरूरी इंसान खोने के बाद कभी हंसी से भरी रहने वाली विला धीरे धीरे ठंडी होती गई। आइवी महीनों तक अपने कमरे में बंद रही। सेरेना दिन रात शराब में डूबी रही, कभी होश में नहीं। दोनों का आमना सामना बहुत कम होता था, और जब होता था तो बस मेरी कब्र पर, जहां दोनों दो पत्थर की मूर्तों की तरह खामोश बैठी रहती थी। सर्दी गई, बसंत आया। कब्र पर छोटे छोटे डेजी के फूल मुरझाए और फिर खिले। मेरे 25वें जन्मदिन पर दोनों पूरा दिन साउथ माउंटेन पर बैठी रहीं। अंधेरा होने पर ही नीचे उतरी। वापसी पर सेरेना ने बोझिल आवाज में कहा, मम्मी पापा के पास जाना है, चलोगी? आइवी का गला भिंच गया। उसकी आंखों में भावनाओं का एक उलझा हुआ जाल कौंधा। हर साल दोनों भाई बहन साथ मिलकर शहीद कब्रिस्तान जाते थे। आइवी हमेशा साथ जाती थी, लेकिन मेरे जाने के बाद से उस कब्रिस्तान का ख्याल आते ही वह एक ऐसे बुरे सपने में फंस जाती थी जिससे निकलना मुमकिन नहीं था। लेकिन आज न जाने क्यों अचानक जाने का मन हो गया। उसने हल्के से सिर हिलाया।
आवाज मुश्किल से सुनाई दी। चलते हैं, आज सिलास का जन्मदिन है। उसके माता पिता को भी शायद केक का एक टुकड़ा चाहिए हो। कटे हुए केक को देखकर सेरेना के सीने में एक तीखी टीस उठी। उसने वह दर्द जो शब्दों में नहीं आता जबरदस्ती अंदर दबाया और शहीद कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ी। जब पहुंची तो 4:30 बज चुके थे। जाने की तैयारी कर रहे स्टाफ में थोड़ी बेसब्री थी। एक ने धीमे से बड़बड़ाया, इस वक्त कौन श्रद्धांजलि देने आता है? आज एक के बाद एक अजीब लोग आ रहे हैं। हम अभी साउथ माउंटेन से आए हैं, जल्दी करेंगे, तकलीफ के लिए माफ करना। साउथ माउंटेन सुनकर देखभाल करने वाले ने छोड़ दिया। दोनों एक के पीछे एक कब्रिस्तान के अंदर चली गईं। सर्दियों में अंधेरा जल्दी होता है, रोशनी पहले से धुंधली थी। दूर से दोनों ने देखा कि कोई कब्र के सामने घुटनों पर बैठा प्रार्थना में झुका हुआ है। चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन आइवी और सेरेना दोनों का दिल एक धड़कन के लिए रुक गया। दोनों को लगा वह शख्स मेरे जैसा दिख रहा है, जिसे दिन रात याद किया, वह अचानक सामने। चाहे असल हो या भ्रम, यह काफी था कि दोनों की आत्मा तक हिल जाए। उमड़ते जज्बातों को रोक नहीं पाई। लगभग अनायास कदम तेज हो गए। कब्रिस्तान के ऊंचे पेड़ों ने नजर का रास्ता रोका। पता ही नहीं चला कब दौड़ने लगी। जब हांफती हुई कब्र तक पहुंची, वह आकृति जा चुकी थी। सिर्फ पत्थर पर रखे ताजे फूल इस बात का सबूत थे कि जो देखा वह सच था। आइवी और सेरेना ने एक दूसरे को देखा। दोनों की आंखों में एक ही यकीन था। बिना एक शब्द कहे वे दूसरे रास्ते से पहाड़ी के नीचे दौड़ पड़ी। पार्किंग तक पीछा किया, लेकिन कोई नहीं मिला। बस एक अकेली गाड़ी प्रवेश द्वार के पास खड़ी थी। दोनों में से कोई हार मानने को तैयार नहीं था। वे आगे दौड़ी और गाड़ी की खिड़की खटखटाई। कुछ सेकंड बाद खिड़की धीरे धीरे नीचे आई और एक जाना पहचाना चेहरा दिखा। सेरेना के होंठों पर एक हल्की मुस्कान आई। आवाज अटकी हुई, अंकल नैश, आप यहाँ कैसे? कैप्टन नैश ने उन्हें कुछ संक्षिप्त जवाब देकर टाला। फिर पिछली सीट पर बैठी आकृति की तरफ देखा और धीरे से सांस ली। ऑपरेशन खत्म हो गया है। तुम्हारी पहचान अभी भी गोपनीय है, लेकिन सेरेना तुम्हारी अपनी बहन है। क्या सच में एक बार मिलकर सब नहीं समझाओगे? मैंने धीरे से सिर हिलाया। मेरी आवाज में कोई भाव नहीं था। सिलास सू मर चुका है। जो अभी जिंदा है वह कोल्टली है। जो गुजर गया उसे गुजरने दो। यह सुनकर कैप्टन नैश आखिरकार खुद को रोक नहीं पाए। तुम्हारे और सेरेना के बीच क्या हुआ था? यह नौबत कैसे आई कि कभी न मिलो? इन 2 सालों में जब तुम अंडरकवर थे, उन्हें सच में यकीन था कि तुम मर गए। वे इस गम से कभी उबर नहीं पाई। मुझे पता था कैप्टन नैश नेकनियती से कह रहे थे। वे नहीं चाहते थे कि काम की वजह से मैं परिवार खो दूं, लेकिन मेरे लिए तो वह परिवार बहुत पहले रहा नहीं था। मेरी नजर में मेरी मौत एक मौका था, अपना सपना पूरा करने का भी और एक साफ शुरुआत करने का भी। 2 साल छुरी की धार पर नाचते हुए, अंडरकवर जिंदगी का हर कदम नाप तोल कर संभल कर इसने मुझे पीछे देखने की गुंजाइश ही नहीं दी। अब जब उन अंधेरे दिनों के बारे में सोचता हूँ तो बस धुंधली सी छाप बचती है और एक ऐसा डर जो कभी पूरी तरह जाता नहीं। इसलिए चाहे कुछ भी हो, वही गलती दोबारा नहीं करूंगा। अंकल नैश, मुर्दे वापस नहीं आते। मेरी पहचान पूरी यूनिट की सुरक्षा से जुड़ी है। इसे कभी खतरे में नहीं डाला जा सकता। इतनी बड़ी बात में जज्बातों को फैसला नहीं करने दे सकता। इसके अलावा अगर उन्हें पता भी चल जाए कि सिलास जिंदा है तो क्या होगा? हमारा काम है बारूदी सुरंगों से भरे मैदान में चलना। अगर एक दिन सच में ड्यूटी पर माता पिता की तरह जान चली गई तो उन्हें दोबारा तोड़ देगा। राज रखना बेहतर है, सबके लिए आसान है। कैप्टन नैश मेरी बात समझ गए। उन्होंने आगे जोर नहीं दिया, बस एक चाबियों का गुच्छा थमाया। ये ऑपरेशन बंद हो गया है, तुम्हारा कवर टिका रहा। कमान का मानना है कि तुम्हारी पहचान की अभी भी रणनीतिक कीमत है, इसलिए वापस नहीं बुला रहे। चाहते हैं कि तुम गहरे अंडरकवर रहो और अगले आदेश का इंतजार करो। यह तुम्हारी गाड़ी और अपार्टमेंट की चाबियां हैं। फिलहाल वहीं रहो और एक सुरक्षित लाइन से मुझसे संपर्क में रहो। मुझे अग्रिम मोर्चे की जिंदगी की आदत है। कोई ऐतराज नहीं। कैप्टन नैश ने मुझे उतारा, कुछ आखिरी हिदायतें दी और चले गए। मैंने चाबियां ली, लेकिन सीधे घर नहीं गया। पहले कन्वीनियंस स्टोर से ढेर सारा सामान खरीदा। जब बाहर निकला तो हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। बिना छाते के अकेला गली में चलता रहा। जब आया था तब खाली पड़ा संकरा रास्ता अब 2 लोगों से भरा था। मैंने आंखें तक नहीं उठाई, सीधे उनके बीच से निकलने लगा। जैसे ही हम एक दूसरे के पास से गुजरे, थकी हारी आईवी ने हाथ बढ़ाकर मेरा कंधा थाम लिया। आवाज घबराहट से कांप रही थी। सिलास, मैंने आखिरकार उसकी तरफ देखा। चेहरे पर खींच और नफरत भरी थी। कौन हो तुम? छोड़ो, रास्ते में मत आओ। अनजानी आवाज, ठंडी नजर, दोनों ने आईवी और सेरेना का दिल मुट्ठी में भींच दिया। लेकिन वे उम्मीद की इस पतली डोर को छोड़ने को तैयार नहीं थी। जिद से पकड़े रही। मुझे पता है तुम ही हो सिलास। मैं हूँ। सेरेना, पहचाना नहीं मुझे? उनकी इस बेताबी ने मुझे चौंका दिया। मैंने थैले नीचे रखे, कोहनी चलाई और धकेला। मुझे लूटने आए हो क्या? इस धक्के से दोनों लड़खड़ा गई। मैं छूटा और दौड़ते हुए चिल्लाने लगा, बचाओ, कोई बचाओ, अपहरण करता है। दोनों इस हरकत से हक्की बक्की रह गई। अनायास पीछे दौड़ पड़ी। पास के एक दुकानदार ने शोर सुना। फौरन मुझे अपने रेस्टोरेंट में खींच लिया और दरवाजा बंद कर दिया। शीशे से बाहर खड़े लोगों को घूरते हुए बोला, जाओ यहाँ से वरना पुलिस बुलाता हूँ। सेरेना बिना पलक झपकाए शीशे से मुझे देखती रही। बेतहाशा सफाई देने की कोशिश की। आप गलत समझ रहे हैं, यह मेरा भाई है। वह पूरी बात कह पाती। इससे पहले मैं बाहर कूदा और मास्क उतार दिया। कौन भाई? मालिक। इनकी बात में मत आओ। मैंने इन्हें जिंदगी में कभी नहीं देखा। जरूर कुछ गड़बड़ है। पुलिस बुलाओ। अपनी याद में बसे चेहरे से बिल्कुल अलग चेहरा देखकर आईवी के मुंह में आए शब्द गले में ही रह गए। जो उम्मीद अभी अभी जागी थी पूरी तरह बुझ गई। आंखों में बस खाली उलझन रह गई। सेरेना के चेहरे पर घोर अविश्वास था। हर एक अंतर्भावना कह रही थी कि कब्रिस्तान में जो था वह मैं ही था। वह कभी गलत नहीं हो सकती थी। लेकिन इतनी दूर पीछा करने के बाद जो इंसान मिला वह कद काठी में भले थोड़ा मिलता जुलता हो, चेहरे और स्वभाव से उसके भाई से बिल्कुल अलग था। दोनों जमी खड़ी थी
रही कि दुकानदार ने पुलिस बुला ली। 10 मिनट बाद अफसर आए और सबको थाने ले गए। पुलिस सामने थी तो मैंने जरा भी लिहाज नहीं किया। उस शाम का पूरा किस्सा बड़े नाटकीय अंदाज में सुनाया। जैसे ही कन्वीनियंस स्टोर से निकला, इन दोनों ने घेर लिया। बार बार कहती रही कि मैं इनका भाई हूँ और जबरदस्ती खींचने की कोशिश की। दिमाग थोड़ा भी हो तो समझ आता है कि ये लफड़ेबाज हैं। मुझे हाथ पांव मारते देखकर सेरेना और आइवी की आंखें पल पल बुझती जा रही थीं। मानना नहीं चाहती थी, लेकिन कोई चारा नहीं था। कोल्ट नाम का यह इंसान मैं नहीं था। जब एडेन ने 100 बार मुझे फंसाया था, यहाँ तक कि जब सबसे ज्यादा दुखी और गुस्से में था, तब भी मैंने कभी इतना भद्दा व्यवहार नहीं किया होता। बिना तहजीब के चिल्लाना और हाथ पांव पटकना। किसी का चेहरा बदल सकता है, आवाज नकली की जा सकती है, लेकिन स्वभाव और तासीर इतनी बड़ी तब्दीली नहीं ला सकते। मुझे सच में नहीं पता वे अभी क्या सोच रही हैं। मैं बस अपना बयान देता रहा, फिर मेज पर हाथ पटका। यही हुआ अफसर साहब, गवाहों की गवाही है और कैमरे की फुटेज भी होगी। मेरी मदद करो। अफसर ने सिर झुकाए हर शब्द लिखा, फिर सेरेना और आइवी की तरफ मुड़ा। तुम दोनों ने एक अकेले आदमी का पीछा क्यों किया? सेरेना ने होंठ भींचे। हम कब्र पर गई थी। उन्हें श्रद्धांजलि देते देखा तो लगा कि कोई जानने वाला है। पूछने के लिए पीछे गई। बस एक गलत फहमी थी। यह सुनकर मेरा गुस्सा और भड़क गया। मैंने उन्हें तीखी नजर से देखा। इतनी दूर तक पीछा करना साफ बताता है कि सब पहले से सोचा हुआ था। यह दोनों जरूर कुछ गड़बड़ कर रही हैं। इन्हें बंद करो, हिरासत में लिया जाए। अफसर की कनपट्टी मेरी चिल्लाहट से फड़कने लगी। उसने हाथ उठाकर चुप कराया और पूछताछ जारी रखी। तो तुम एक ही कब्रिस्तान में मिले? कौन सी कब्र पर गई थी? किसकी? सेरेना की आंखों में एक हल्की रोशनी आई। आवाज धीमी हो गई। हम शहीद कब्रिस्तान में अपने माता पिता के पास गई थी। मैंने अपनी घमंडी लापरवाह अदा बरकरार रखी। अरे शहीद कब्रिस्तान? हाँ, मेरे बुढ़े ने मरते वक्त हुक्म दिया था कि वहाँ एक कब्र साफ करके आऊं। बड़ी मुश्किल से गया और यह दोनों मुझसे चिपक गईं। इस बेअदब लहजे ने फौरन सेरेना और आइवी के चेहरे बदल दिए। आइवी ने ठंडी नजरों से देखा। एक बार और कह देती हूँ, ये परेशान करना नहीं था, हमने बस किसी और समझ लिया। जैसे ही उसने बात खत्म की, मैंने नाक भौं सिकोड़ते हुए हंसी उड़ाई। गलतफहमी? मजाक कर रही हो? मैं तुम्हें जानता तक नहीं। तुमने देखा और सीधे भाई 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 शुरू कर दिया। अपने भाई को भी नहीं पहचानती। आंखें तो गजब की हैं। जो भी तुम्हारा भाई होगा 8 जन्मों की बदकिस्मती लेकर आया होगा। दोनों एक साथ उठ खड़ी हुई। कनपट्टियों पर नसें उभर आईं, मुट्ठियां भींची हुई। जबान संभालो। सिलास तुम जैसे गनवार से कतई अलग था। जैसे ही दोनों तरफ विस्फोट होने को था, कैप्टन नैश आ गए। सब साफ किया और समझाया कि यह बस एक गलतफहमी थी। उनके सम्मान में अफसरों ने छोड़ दिया। जब वे हम तीनों को थाने से बाहर ले गए तो मैं अभी भी बड़बड़ा रहा था। यह मामला यूं ही क्यों दबा दिया? साफ दिख रहा था कि गड़बड़ है। मेरी मानो तो इन्हें बंद करना चाहिए था। कैप्टन नैश ने थकी नजर से देखा, लेकिन आवाज गंभीर हो गई। मामला सुलझ गया। गलतफहमी थी, बस यहीं खत्म। रात हो गई है, घर जाओ। यह कहते हुए उन्होंने मेरे विरोध के बावजूद एक टैक्सी रोकी और मुझे अंदर धकेल दिया। गाड़ी जाते देखकर कैप्टन नैश पलटे। चेहरे पर गर्म मुस्कान वापस आ गई। कोल्ट का मिजाज थोड़ा तेज है, दिल पर मत लो। अंकल नैश को देखकर, जिन्होंने बचपन से इनका ख्याल रखा था, एक अजनबी की इस तरह हिफाजत करते देख सेरेना का शक फौरन जाग गया। अंकल नैश, यह इंसान सच में कौन है? आप उसे मेरे माता पिता की कब्र पर क्यों ले गए? कैप्टन नैश ने यह सवाल पहले से ही भांप लिया था। उन्होंने तैयार किया हुआ किस्सा सुनाया। कोल्ट के परिवार की रोजी रोटी मछली पकड़ने से थी। तुम्हारे माता पिता के शहीद होने से पहले उन्होंने उसके पिता की जान बचाई थी। वह कर्ज कभी नहीं भूला। इन सालों में आता रहा श्रद्धांजलि देने। 2 साल पहले उसके पिता का दिमाग की बीमारी से निधन हो गया। दिमाग की नस फटने से। मरते वक्त भी उसी की बात कर रहे थे। इसलिए कोल्ट ने वादा किया कि उनकी जगह साल में कम से कम एक बार जरूर आएगा। आज मेरे साथ मिल गया तो मैं साथ ले आया। किस्सा एकदम पक्का था, लेकिन न जाने क्यों दोनों को कुछ खटकता रहा। उंगली नहीं रख पा रही थी कि क्या गड़बड़ है। माथे पर बल और दिमाग में उलझन के चक्कर। कैप्टन नैश नहीं चाहते थे कि वे और खो दें। कुछ और जोड़ा। कोल्ट थोड़ा खुरदरा है, लेकिन बुरा नहीं है। खाली हाथ से आया है। कुछ साल की पढ़ाई मुश्किल से हुई। दादी के साथ पला और हाल के सालों में दोनों माता पिता खो दिए। मुश्किल जिंदगी रही है। मेरे लिए बड़ा दिल दिखाओ और जाने दो। यह सुनकर दोनों को मेरी अपनी मुश्किल जिंदगी याद आ गई। उनका बचा खुचा गुस्सा धीरे धीरे ठंडा पड़ गया। दोनों ने चुपचाप सिर हिलाया। कैप्टन नैश भांप गए कि वे किसके बारे में सोच रही हैं। उन्होंने लंबी सांस ली। सिलास को गए 2 साल हो गए। जिंदगी आगे बढ़नी चाहिए। खुद को इतना मत कोसो। वह अपने पिता और माता के साथ ऊपर से देख रहा है। वह नहीं चाहेगा कि तुम इस तरह जकड़ी रहो। यह दिलासा देने की कोशिश थी, लेकिन सेरेना और आइवी और भी गहरे डूब गईं। उन्होंने सिर उठाकर बादलों से घिरे आसमान को देखा। एक भी तारा नहीं। आंखों के पीछे भावनाओं का तूफान उठ रहा था। अगर मरे हुओं की आत्मा सच में होती है, तो क्या मेरे माता पिता उन्हें बार बार मुझे तकलीफ देते देखकर बेहद टूटे होंगे? और इतनी तड़प में मरने के बाद क्या मैंने उन्हें माफ किया होगा? कड़वाहट और दर्द सुनामी की तरह आए और इतने बोझ से दबाया कि सांस मुश्किल हो गई। शब्द खत्म हो चुके थे। बस चुपचाप मुड़कर गाड़ी में बैठ गई। विला पहुंचकर जब अंधेरी खिड़कियां दिखी, एक भी रोशनी नहीं। दोनों ठिठक गई। अगर सिलास होता तो हमें आते देखकर बालकनी पर दौड़ता आता, उस अपनी मुस्कान के साथ हाथ हिलाता। आज भी उसका जन्मदिन है, लेकिन वह अब कभी जन्मदिन का केक नहीं खाएगा। पूरी रात आइवी करवटें बदलती रही। नींद नहीं आई। दिमाग बार बार शहीद कब्रिस्तान
कब्रिस्तान में देखी उस आकृति पर अटक जाता था। सीने में ऐसा पत्थर था जो धकेले नहीं जा रहा था। क्या वह इंसान सच में मैं नहीं था? कोल्टली नाम बार बार दोहराती रही जब तक सुबह के 6 नहीं बजे। आखिरकार बर्दाश्त नहीं हुआ, उठकर सचिव को मैसेज किया। बाहर भोर हो रही थी, नीचे आई ताजी हवा के लिए। लेकिन जैसे ही बाहर निकली, दो काली आंखों वाली नजरें मिली और फौरन समझ आ गया, दोनों में से किसी ने नहीं सोया था, बिल्कुल एक ही वजह से। बिखरी राख और सिगरेट देखकर आईवी ने माथा मला। आवाज थकान से भारी थी। तुम्हारे माता पिता तुम्हें पीने से मना करते थे, अब दिन में इतनी सिगरेटें, जिस्म नहीं झेलेगा। सेरेना खांसती हुई बोली। उंगलियों में सिगरेट कांप रही थी। सिलास चला गया। अब कोई नहीं बचा जो मेरा ख्याल रखे। आईवी का दिल भिंच गया, आंसू आने को हुए। उसने मुंह फेरा और तेज कदमों से चल दी। सेरेना ने सिगरेट बुझाई और पूछा, कहां जा रही हो? आईवी रुकी। बस यादों से भरे इस घर से निकल जाने की गहरी जरूरत थी। पता नहीं, बस हवा चाहिए। यह कहकर आईवी गाड़ी लेकर निकल गई। सड़कों पर बेमकसद भटकती रही। रास्ते में दिमाग उलझनों का गट्ठर था। अपने ही ख्यालों को सुलझा नहीं पा रही थी। जब होश आया तो पाया कि वही पुरानी गली थी जहां कल आई थी। पुराना मोहल्ला था, जगह जगह छोटी छोटी दुकानें। नाश्ते की रेहड़ियां सवेरे से खुल गई थी। बांस की टोकरियों में बनती भाप उठ रही थी। सुबह के धुंधलके में आईवी ने मुझे देखा। मैं आराम से नीचे उतरा, कूड़े के डिब्बे में कचरा डाला, बंस की एक टोकरी उठाई और वापस ऊपर चला गया। पूरा काम 10 मिनट से कम में हुआ, लेकिन आईवी ने एक एक पल देखा। जैसे ही मैं अंदर गया, किसी अदृश्य खिंचाव की तरह वह गाड़ी से उतरी और पीछे चल दी। कूड़े के डिब्बे के पास से गुजरते हुए उसने अनायास अंदर झांका और एक खुले कूड़े के थैले में से जन्मदिन की मोमबत्तियां बाहर निकली दिखी। उसकी नजर वहीं टिक गई। कल थाने में जब पहचान की जांच हुई थी, उसने आईडी देखी थी। 23 साल, घर का पता एक छोटे मछुआरों के गांव में, जन्मदिन 19 जून। कैप्टन नैश ने यह भी कहा था कि वह अब अनाथ है, तो उसने जन्मदिन का केक क्यों खरीदा होगा? उस पल आईवी को लगा जैसे उसने कोई जरूरी धागा पकड़ लिया। वह दो सीढ़ियां एक साथ चढ़ती ऊपर गई। मैं चौथी मंजिल पर मुड़ा और दरवाजा खोलने लगा। तभी बगल वाला दरवाजा खुला और छोटी बच्ची ने चमकती मुस्कान से मुझे देखा। मैंने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, रोजी, कल जन्मदिन की पार्टी में बुलाने के लिए शुक्रिया। केक बहुत अच्छा था। यह एक वाक्य काफी था। आईवी के मन में उठी उस जंगली उम्मीद को पूरी तरह मसलने के लिए। उसने एक कड़वी मुस्कान खींची और हारी हुई सी वापस सीढ़ियां उतरने लगी। उसने बच्ची की मीठी आवाज नहीं सुनी। तुम्हारा केक भी बहुत अच्छा था। हमारा जन्मदिन एक ही दिन है। कितना संयोग है। क्या हम हर साल साथ मना सकते हैं? मैंने झुककर उसके सिर पर हाथ रखा। थोड़ी देर और बात की, फिर अंदर चला गया। दरवाजा बंद होते ही चेहरे से मुखौटा उतर गया। मैंने राहत की एक गहरी सांस ली। बंस काफी अच्छे थे, खाली पेट भरने के लिए काफी। मैंने अंगड़ाई ली, सोफे पर लुढ़क गया और सोचने लगा कि रोजी ने कितनी गंभीरता से उन बंस की सिफारिश की थी। होंठों पर मुस्कान आ गई। कल रात थाने से निकलते हुए एक बेकरी के पास से गुजरा था और यूं ही एक केक उठा लिया था। दरवाजे पर ही रोजी मिल गई, जिसका भी उसी दिन जन्मदिन था। इस खुले स्वभाव वाली बड़ी बड़ी आंखों की लड़की ने मेरी बांह पकड़ी और पूछा कि क्या आज मेरा भी जन्मदिन है। जब मैंने हाँ कहा तो उसने जोर दिया कि साथ मनाएंगे। उसके परिवार ने बार बार बुलाया तो मान गया। बस एक रात में वह बच्ची मुझसे चिपक गई। जब पता चला कि मैं अभी आया हूँ तो उसने आसपास की सबसे अच्छी खाने की जगहों की पूरी जानकारी दे दी। इतने अरसे तक आपराधिक दुनिया के गंदे और नीच लोगों से जूझने के बाद अचानक इस तरह एक सामान्य निजी गर्म जिंदगी में और ऐसी प्यारी पड़ोसन के साथ वापस आना सच में खुशी दे रहा था। आगे जो भी हो, कम से कम अभी वे शांत दिन हैं और जिनका सपना हमेशा देखा था। मैंने ढेर सारा घरेलू सामान खरीदा और पूरी जगह ऊपर से नीचे तक साफ की। नाजुक पहचान की वजह से बहुत कम बाहर निकलता था और जब निकलता भी तो सिर से पांव तक ढका होता था। इतनी सावधानी के बावजूद मुझे एहसास हुआ कि कोई पीछे लगा है और वे कोई नहीं बल्कि जानी पहचानी थी, आईवी और सेरेना। कब्रिस्तान वाले सामने के बाद उम्मीद नहीं थी कि वे सच में ढूंढ निकालेंगी। थाने में जो नाटक किया वह उन्हें भटकाने के लिए था। बाद में कैप्टन नैश ने भी कहा था कि शायद अब शक नहीं करेंगी, लेकिन हैरानी हुई जब हर दूसरे दिन खिड़की से एक लग्जरी गाड़ी दिखती जो इस टूटे फूटे मोहल्ले में अंगूठे की तरह अलग नजर आती थी। पानी की बोतल लेने निकलता तो भी एक धुंधली सी नजर पीछे महसूस होती। 2 साल के अंडरकवर काम में मैंने पूरी तरह अलग इंसान बनना सीख लिया था। मुझे यकीन था कि आईवी और सेरेना मुझे पहचान नहीं सकती, लेकिन जैसी स्थिति थी साफ था कि उन्होंने कुछ भांप लिया था, इसीलिए आसपास मंडराती रहती थी। सुरक्षा के लिए सोच समझकर कैप्टन नैश को फोन किया। एक योजना तय हुई, तब कहीं जाकर चैन आया। अगले कुछ दिन घर में ही बंद रहा। 18 जनवरी को अपनी कवर पहचान के पिता यानी कोल्ट के पिता की पुण्यतिथि थी। उस सुबह जल्दी मछुआरों के गांव के कब्रिस्तान पहुंचा। श्रद्धांजलि मुश्किल से दी थी कि कुछ आदमियों ने घेर लिया। पिछली बार 3000 लेकर अगले ही दिन भाग गया। सोचा था शायद कभी मुंह दिखाने की हिम्मत नहीं करेगा। कोल्ट, तुझमें जिगर तो है। कुछ लोग गाली देते और थूकते हुए करीब आने लगे। मैं भीड़ पर नजर दौड़ाता हूँ, जमीन से एक लकड़ी की छड़ी उठाता हूँ और मुस्कुरा देता हूँ। ठगा गया तू, ईमानदारी से हारा है यह दांव। बस 30 नोट ही तो थे। ब्रूनो, तेरे नीचे तो पूरा गिरोह है। यह मत कहना कि इतना सा नुकसान भी नहीं झेल सकता। अपने लड़कों के सामने यूं बेइज्जत होते ही ब्रूनो का गुस्सा फट पड़ता है। अब वह बातों में वक्त बर्बाद नहीं करता। वह लोहे की छड़ सीधा मेरी तरफ उन्हें घुमा देता है। ठीक जब वह नीचे आने को होती है, एक पत्थर आकर उसके हाथ पर लगता है। ब्रूनो दर्द से चीख उठता है और छड़ छोड़ देता है। पूरा गिरोह पलट कर देखता है। वहां 2 महंगे कपड़ों में सजी औरतें
औरतें खड़ी हैं, चेहरे पत्थर जैसे सख्त। इतने सारे लोग मिलकर एक अकेले आदमी पर टूट पड़े हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? ब्रूनो जमीन पर थूकता है और उन्हें घूरता है। तुम कौन हो? ज्यादा बके तो तुम्हें भी निपटा दूंगा। वैसे इतनी खूबसूरत लड़कियां पहले कभी नहीं देखी। उसके इशारे पर गुंडे दोनों औरतों पर झपट पड़ते हैं और मारपीट शुरू हो जाती है। सामने मच रहे इस हंगामे को देखते हुए मैं बिना एक पल भी रुके इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर वहां से खिसक जाता हूँ। दोनों तरफ जोरदार भिड़ंत चल रही होती है। 5 मिनट बाद किसी का ध्यान जाता है। एक गुर्गा इधर उधर देखकर अपनी जांघ पर हाथ मारता है और चिल्लाता है, ब्रूनो, हमें बेवकूफ बनाया गया। वह कमीना तो भाग गया। पूरा गिरोह उन औरतों को भूलकर गुस्से में गांव के प्रवेश द्वार की तरफ दौड़ पड़ता है। दोनों औरतों के बदन से आखिरकार तनाव उतरने लगता है। एक दूसरे के घाव और चोटें देखते हुए सेरेना और आइवी कुछ पलों के लिए ठिठक जाती हैं। फिर अचानक उन्हें एहसास होता है वे मेरे लिए लड़ रही थीं और मैं वहीं से खिसक गया। उनके चेहरे उदास हो जाते हैं। पिछले कई दिनों से वे कब्रिस्तान में हुई घटना को भुला नहीं पा रही हैं। दिमागा कहता है कि मैं साइलस नहीं हूँ, मगर कुछ गहरा, कुछ अनजाना उन्हें बार बार मेरी ओर खींच लाता है। मैं शायद ही कभी बाहर निकलता हूँ, पर हमेशा बंद पर्दों वाला वह फ्लैट देखकर ही उनके दुखी दिलों को थोड़ी राहत मिल जाती है। वे यह साबित करना नहीं चाहती कि मैं साइलस हूँ। वे बस अपने दर्द को थोड़ा कम करने का कोई सहारा ढूंढ रही हैं। उस जर्जर पुराने मोहल्ले की तरफ गाड़ी मोड़ते हुए उन्हें मेरी खिड़की में जलती रोशनी दिखती है। सेरेना खिड़की का शीशा नीचे करके एक और सिगरेट सुलगाती है। आइवी मुड़ी हुई कोनों वाली एक फाइल उठाकर ध्यान से पढ़ने लगती है। ये बस एक अजनबी के जीवन का ब्यौरा है, फिर भी उसने इसे न जाने कितनी बार पढ़ा है। हर पंक्ति उसे जबानी याद है। उसे खुद नहीं पता कि वह इस मामूली से इंसान से इतनी जुड़ी क्यों है। मुझमें और साइलस में उसे एक भी समानता नहीं मिलती, फिर भी इन शब्दों को पढ़ते ही उसके जहन में जो तस्वीर उभरती है वह हमेशा बचपन का मैं ही होता हूँ। इस अनकही सी कशिश ने उसे कई बार अपने ही दिमाग पर शक करने पर मजबूर किया है, पर जब सेरेना भी मानती है कि उसके साथ भी यही होता है तो आइवी को यकीन हो जाता है कि यह सिर्फ उसके मन का वहम नहीं है। दोनों साथ मिलकर एक मनोचिकित्सक से मिलने जाती हैं। डॉक्टर दोनों को गंभीर अवसाद से ग्रस्त बताता है और इलाज की एक योजना सामने रखता है। मिस्टर सू की मौत के सदमे ने ही शायद यह मानसिक टूटन शुरू की होगी। बिना किसी आगे के इलाज के हालत समय के साथ बिगड़ती चली गई और ठीक इसी मोड़ पर, उसी हादसे वाली जगह पर तुम्हारी मुलाकात मिलते जुलते कद काठी वाले किसी से हुई। बेहद तड़प और चाहत की उस हालत में तुम्हारे अवचेतन मन ने मिस्टर सू की परछाई इस मिस्टर ली पर डाल दी। इसीलिए तुम्हें उससे यह लगाव हो गया है। मरे हुए को वापस तो नहीं लाया जा सकता, पर अपनी सेहत के लिए मेरी सलाह है कि तुम इस मिस्टर ली के साथ ज्यादा वक्त बिताओ। उसका साथ तुम्हारे ठीक होने में मदद कर सकता है और शायद तुम्हें उस सदमे से उबरकर फिर से सामान्य जिंदगी जीने में मदद मिले। डॉक्टर की बातें याद करते हुए आइवी के दिल में कुछ हलचल होती है। सेरेना, अगर कोल हमें ठीक होने में मदद कर सकता है तो क्यों ना हम उसे अपने करीब ले आएं। शायद उससे मिलना भी किस्मत का ही खेल था। वह साइलस नहीं है, पर उसकी जिंदगी भी कुछ कम मुश्किल नहीं रही। इसे साइलस के नाम पर की गई एक नेकी समझो। सेरेना भी बिल्कुल यही सोच रही होती है। वह हल्के से सिर हिलाती है। उसमें खामियां हैं, पर वह दिल से बुरा नहीं है। क्योंकि मेरे माता पिता ने उसके पिता की जान बचाई थी, कम से कम इतना तो मैं कर ही सकती हूँ कि उसे संभाल लूं, उसे गलत राह पर जाने से रोकूं और अपने माता पिता को निराश न होने दूं। दोनों फिर से मेरे दरवाजे पर आ खड़ी होती हैं। आधा घंटे लगातार दरवाजा खटखटाती रहती हैं। अंदर से सन्नाटा पसरा रहता है। आखिरकार एक पड़ोसी का सब्र टूट जाता है और वह उन्हें डपट देता है। तभी मैं दरवाजा थोड़ा सा खोलता हूँ, एक आंख से शक भरी नजर से बाहर झांकते हुए, तुम दोनों कभी रुकोगी भी या नहीं? निकलो यहाँ से, वरना पुलिस बुला लूंगा। यह सुनते ही सेरेना का गुस्सा भड़क उठता है। आइवी फौरन उसका हाथ पकड़ लेती है और खुद को शांत रखने की कोशिश करती है। आज जो हुआ उस बारे में क्या हम बात कर सकते हैं? मैं तिरछी नजर से उन्हें देखता हूँ। आवाज में जितनी रुखाई भर सकता हूँ भर देता हूँ। किस बात पर? इस बात पर कि तुम दोनों मेरा पीछा कर रही हो। फिर तो यह बात थाने में ही होगी। देखता हूँ इस बार कैसे बच निकलती हो। मैं दरवाजा बंद करने को होता हूँ। आइवी मुझसे तेज निकलती है। वह अपनी हथेली दरवाजे की दरार में फंसा देती है। दरवाजा न हिलता देख मैं पूरी ताकत से उसे भड़ाक से बंद कर देता हूँ। उसका पूरा हाथ पल भर में काला नीला पड़ जाता है, सूज जाता है, गहरा बदरंग। सेरेना अब गुस्से में आकर मुझ पर बरस पड़ती है। कोल्ड, हमने तुम्हारी जान बचाई थी वहां, जरा सा एहसान तो मानो। किसने कहा था तुमसे बचाने को? तुमने अपनी मर्जी से टांग अड़ाई थी और अब उसी का दबाव बनाओगी मुझ पर। सपने में भी मत सोचना। इससे पहले कि दोनों फिर से उलझ पड़े, आइवी दर्द दबाकर बीच में बोल पड़ती है, हम लड़ने नहीं आए, बस एक बात पर चर्चा करनी है। अगर तुमने हमारी बात नहीं सुनी तो कल दोपहर तक वह गिरोह जिसने तुम्हें घेरा था तुम्हारे दरवाजे पर आ सकता है। मेरे चेहरे का भाव धीरे धीरे बदलता है। मैं उन्हें घूर कर देखता हूँ। साफ साफ बोलो। आइवी अपने माथे का पसीना पोंछती है। उसकी आवाजें हल्की सी कांपती है। यहाँ नहीं, चलो किसी चाय खाने में चलते हैं। प्राइवेट कमरे में पूरी खामोशी है। उनका प्रस्ताव सुनते ही मेरा चेहरा अविश्वास से बिगड़ जाता है। मतलब क्या है? मुझे अपना इलाज करने के लिए रखना? मैंने तो स्कूल भी पूरा नहीं किया, मुझसे डॉक्टर बनवाओगी? पागल हो गई हो क्या? और अगर मैंने तुम्हें मार ही डाला तो? तुम्हें कुछ करना ही नहीं है, बस हमारी विला में आकर हमारे साथ रहो, बस इतना ही। सेरेना की बात खत्म होते ही मेरा शक दोगुना हो जाता है। मैं तुम्हें 3 साल का बच्चा लगता हूँ क्या? तुम जैसी 2 ठगों के पास विला है। सूरज पश्चिम से उगेगा तब। तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है, जानती है। आइवी गहरी सांस लेती है और टेबल पर एक विजिटिंग कार्ड सरकाती है, यह साबित करने की कोशिश में कि वह कौन है। मैं उस पर नजर भी नहीं डालता, सीधा कूड़ेदान में फेंक देता हूँ। ऐसा कार्ड तो मैं खुद भी छपवा सकता हूँ। सेरेना इसके बजाय एक बैंक कार्ड निकालती है, बात सीधी और सपाट। इसमें 80 लाख है। मैं उसे हाथ में तोलता हूँ, फिर मुस्कुराते हुए उसे बीच से तोड़ डालता हूँ।
सोचती हो पैसों से खरीद लोगी मुझे, मैं इस झांसे में नहीं आने वाला। इसके बाद वे एक के बाद एक प्रस्ताव रखती जाती हैं। मैं हर एक को ठुकरा देता हूँ। आखिरकार सेरेना का धैर्य चुक जाता है, उसका चेहरा सख्त पड़ जाता है। तुम्हें मनाने के लिए क्या चाहिए? मैं चाय की एक चुस्की लेता हूँ, टांगे क्रॉस करता हूँ और बेपरवाही से खिड़की से बाहर सीटीसी की सबसे ऊंची गगनचुंबी इमारत की तरफ इशारा करता हूँ। वह इमारत खरीद लो, तब शायद तुम्हें गंभीरता से लूं। कुछ दिनों बाद वे खरीद के कागजात लेकर मेरे दरवाजे पर हाजिर होती हैं। फिर भी मैं टस से मस नहीं होता, उल्टा एक और मांग रख देता हूँ। सुना है क्लाउड शैडो मंदिर में सच में कोई दैवीय शक्ति है। आजकल नींद ठीक से नहीं आती, जाकर मेरे लिए एक आशीर्वाद का ताबीज ले आओ और ध्यान रहे पूरी सच्चाई और श्रद्धा से। उसी दोपहर आइवी और सेरेना के घुटनों के बल पहाड़ चढ़ने, हर कदम पर झुकने का एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो जाता है। उनके माथों से बहते खून की वह फटेज देखते हुए मेरी आंखों के पीछे कुछ बदल जाता है। गहरे दबी यादें एकाएक उमड़ पड़ती हैं। बिना सोचे समझे लगाए गए वे इल्जाम, बार बार ठुकराए जाने की वह बेबसी, आंसू और खून जो कभी थमते ही नहीं थे। हर दृश्य बिल्कुल साफ, मानो हड्डियों में उकेरा हुआ। मैं अपना सुन्न होता दिल थामकर सांस के लिए हाँफता हूँ। मुश्किल से इस दर्द की लहर से खुद को बाहर खींच पाता हूँ। मुझे समझ नहीं आता, मैंने तो सबसे नामुमकिन मांगे रखी थी, फिर ये पीछे क्यों नहीं हटती? बस उस एक वाक्य की वजह से तुम मुझे मेरे भाई की याद दिलाते हो। कोई अजीब सा अनकहा एहसास। अगर इतनी ही फिक्र थी तो जब मैं जिंदा था तब क्यों नहीं संभाला मुझे मरे हुए इतना अरसा हो गया और अब ये किसी अजनबी में सुकून ढूंढ रही हैं। कितना तरस आता है। तो जब वे इतनी मशक्कत से लाया गया ताबीज लेकर आती हैं, तब भी मैं जरा भी नहीं पसीजता। ताबीज अच्छा है पर इस पर तो खून लगा है, ये अशुभ नहीं होता क्या? अरे छोड़ो, मुझे नहीं चाहिए, लो वापस ले लो। मैं उसे उनकी बाहों में फेंक देता हूँ, मुड़कर सीढ़ियां चढ़ने लगता हूँ। गुस्से में सेरेना मेरा हाथ पकड़ लेती है। तुम हमारी हर पेशकश को क्यों कुचलते रहते हो और क्या चाहिए तुम्हें? मैं सीढ़ी पर ही रुक जाता हूँ, मुड़कर उन्हें सिर से पैर तक देखता हूँ। मुझे तुम दोनों पसंद नहीं है, इतना साफ नहीं दिखता क्या? बहुत कम लोग होते हैं जो पहली ही नजर में मुझे इतना नापसंद लगे। ये शब्द मेरे अपने मुंह से निकलते हैं। फिर भी आइवी और सेरेना किसी तरह यह एहसास नहीं झटक पाती कि उनके सामने खड़ा शख्स मैं ही हूँ। उसी पल वह दम घूंटता अपराध बोध और पीड़ा फिर से उभर आती है, मांस में किसी कुंद ब्लेड की तरह घिसती हुई, उन्हें भीतर तक छील जाती है। दोनों के चेहरे सफेद पड़ जाते हैं, हाथ बेजान होकर बगल में लटक जाते हैं। मैं उनकी परवाह नहीं करता, मुड़कर अंदर चला जाता हूँ। मुझे लगा था कि इतनी निर्दयी बात कहने के बाद वे आखिरकार पीछे हट जाएंगी, मगर आगे जो हुआ वह मेरी सोच से कहीं परे था। पहले मैं उन्हें एक दो दिन में एक बार देखता था, अब तो उन्होंने बगल वाला खाली फ्लैट खरीदकर वहां रहना ही शुरू कर दिया है। मुझे सच में समझ नहीं आता इनके दिमाग में चल क्या रहा है। फिर भी मैं उनकी इस पागलपन भरी जिद के आगे नहीं झुकता। ऑपरेशन सनस्ट्राइक भले खत्म हो चुका हो, ये चेस्ट पीस भले अभी सुप्त पड़ा हो, पर इस शांत सतह के नीचे धारा कभी नहीं रुकती। शायद अगले महीने, शायद कल, शायद अगले ही पल कोल्ट ली नाम का यह अंडरकवर एजेंट फिर से काम पर बुला लिया जाए। मैं बहुत पहले से ही एक पल की सूचना पर निकल पड़ने को तैयार हूं, इसलिए सबके सामने मैं उसी अकड़ू गली के लड़के कोल्ट का किरदार निभाता रहता हूं और सेरेना व आइवी के प्रति मैं बर्फ सा ठंडा बना रहता हूं। लेकिन मैं चाहे जितना भी उन्हें नजरअंदाज करूं, चाहे जितना मजाक उड़ाऊं, वे हार मानने को तैयार नहीं। वे बार बार संपर्क करने की कोशिश करती रहती है। मैं उन्हें ऐसे ट्रीट करता हूं जैसे वे वजूद ही न रखती हूं। वे जो फूल और तोहफे भेजती हैं, मैं या तो फेंक देता हूं या किसी और को दे देता हूं। जब वे मेरे लिए नौकरी ढूंढने की पेशकश करती हैं, मैं कह देता हूं काम करने का मन नहीं है। जब वे मुझे घुमाने ले जाने को कहती हैं, मैं दरवाजा खोलने की भी जहमत नहीं उठाता। दिन ब दिन मैं धीरे इस नई जिंदगी में रच बस जाता हूँ। साथ ही मुझे सेरेना और आइवी में एक बदलाव नजर आता है, मानो उन्हें ठुकराए जाने की ही लत लग गई हो। मैं जितना दूर धकेलता हूँ, वे उतनी ही जोर से कोशिश करती हैं। उनके मुझे देखने का अंदाज दिन ब दिन और अजीब होता जाता है। कई बार तो मैं उन्हें नींद में बुदबुदाते हुए सुन लेता हूँ, साइलस। मुझे इस नाम से पुकारे एक लंबा अरसा बीत चुका है। एक पल के लिए मेरा दिल डगमगाता है, पर मैं तुरंत ही खुद को संभाल लेता हूँ। खुद को संभालने के बाद मैं कुछ ऐसा करता हूँ जो मैं कम ही करता हूँ। मैं मुड़कर गुजरती हुई सेरेना से सीधे बात करता हूँ। मैं वह साइलस नहीं हूँ जिसका तुम बार बार जिक्र करती रहती हो। अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ गड़बड़ है तो डॉक्टर के पास जाओ। मेरे दरवाजे पर आकर अपना आपा मत खोया करो। मैं दरवाजा बंद करके अंदर चला जाता हूँ, मगर जैसे ही मैं मुड़ता हूँ, इसी हरकत में कॉलर के नीचे छुपा एक हार झलक जाता है, पेंडेंट। देखते ही सेरेना का चेहरा पूरी तरह बदल जाता है। अगर उसकी आंखें धोखा नहीं दे रही तो उस जेड पर बने बारीक निशान बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे उसकी माँ की छोड़ी हुई उस चीज पर थे। हादसे के बाद सेरेना ने वह कंगन पूरे घर में ढूंढा था, मगर कभी मिला नहीं। फिर कोल्ट के पास वैसा ही टुकड़ा कैसे है? वह आंखें बंद करके उस पल भर की झलक को ध्यान से दोहराती है। अंगूठे जितना जेड का टुकड़ा, साफ तौर पर किसी टूटे हुए कंगन का हिस्सा, सोने में जड़ा और गले में पहना हुआ, जिसे साफ देखा जा सकता है कि बेहद सहेज कर रखा गया है। उसी पल वह ख्याल जिसे उसने न जाने कितनी बार झुठलाया था फिर से उमड़ पड़ता है। कोल्ट ही साइलस है और इस बार यह एहसास पहले से कहीं ज्यादा गहरा है। वह दो दो सीढ़ियां फलांगते हुए ऊपर भागती है, किसी सबूत के लिए बेताब। पर रात बहुत अंधेरी है। सेरेना को वह चेहरा कहीं नहीं मिलता जो उसके सपनों में आता रहता है। एड्रेनलिन का उछाल उसकी निराशा पर हावी
हो जाता है। वह मुट्ठियां भींचकर आईवी को बताने जाती है। सेरेना की आकृति ओझल होते ही मैं एक भरे हुए देर रात के फूड स्टॉल से उठता हूँ, सड़क किनारे खड़ी एक गाड़ी की तरफ चलता हूँ और दरवाजा बंद होते ही जो कुछ भी हुआ है सब रिपोर्ट करता हूँ। मैं खासतौर पर बताता हूँ कि आईवी और सेरेना को शक हो चला है। कैप्टन नैश सुनते हैं, फिर सिर हिलाते हैं। समझ गया, यहाँ से आगे का मैं संभाल लूंगा, तुम फिक्र मत करो। आखिरकार मेरे अंदर थोड़ी राहत उतरती है। ऑपरेशन आज रात से शुरू होता है। कैप्टन नैश मुझे एक सील किया हुआ लिफाफा थमाते हैं, आवाज धीमी पर दृढ़। ऑपरेशन मूनचेज आज रात 10 बजे शुरू होगा। तुम्हारी कवर पहचान मछुआरा कोल्ट ली ही रहेगी। तुम्हारा कोड नेम अब मॉर्निंग स्टार है। अगली सुबह गलियारे में हो रहे शोर से आईवी और सेरेना की नींद टूट जाती है। जूते पहनने तक का वक्त नहीं लेती। दरवाजे की तरफ दौड़ती हैं, उसे झटके से खोलती हैं और देखती हैं कि कुछ लोग बगल वाले फ्लैट से सामान निकाल रहे हैं। वे पल भर के लिए जम जाती हैं, फिर हड़बड़ाकर मजदूरों को रोकने दौड़ती हैं। कोल्ट कहाँ है? वह यहाँ नहीं है। तुम्हें उसका सामान छूने का कोई हक नहीं। मकान मालिक उन्हें घूरकर आंखें तरेड़ता है। उसने तो बस 2 महीने का किराया दिया था, वह जा चुका है। जाहिर है मुझे यह अगले किराएदार के लिए खाली करना है। यह खबर उन दोनों पर बिजली बनकर गिरती है। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक ही रात में मैं उनकी नाक के नीचे से गायब हो जाऊंगा। पूरी रात शक और उत्तेजना में जागी रही ये दोनों इस नतीजे को कबूल ही नहीं कर पाती। वे मकान मालिक से, पड़ोसियों से, सबसे पूछताछ करती हैं। किसी को कुछ नहीं पता। सीटीसी के अंदर बाहर के यात्रा रिकॉर्ड में मेरा कोई निशान नहीं मिलता। सच्चाई से बस एक कदम दूर, और जो इकलौता शख्स उन्हें उम्मीद दे सकता था वह धरती से गायब हो जाता है। सेरेना और आईवी के लिए यह सदमा असहनीय है। वे फिर से उसी हालत में पहुंच जाती हैं जिसमें मेरी मौत के तुरंत बाद थी। हड्डियों का ढांचा बनी, खोखली और बेजान। उम्मीद के पूरी तरह चकनाचूर हो जाने की उस तड़प में बस यही एक चीज उन्हें टिकाए रखती है कि वे बार बार खुद से कहती हैं, कोल्ट ही साइलस है। बस पकड़े जाने के डर से चला गया है, इसीलिए वह गायब हुआ। इस छोटे से सहारे को थामे वे बमुश्किल अपना होश संभाले रहती हैं। पर जैसे जैसे वक्त गुजरता है यह डोर पतली होती जाती है। वे सीटीसी को ऊपर से नीचे तक छान मारती हैं, मगर मेरा कोई सुराग नहीं मिलता। आखिर वे खुद को उस छोटे से फ्लैट में बंद कर लेती हैं जो उन्होंने खरीदा था, निराशा में मेरे लौटने का इंतजार करते हुए। दिन ब दिन बैठक खाली बोतलों और सिगरेट की राख से भरती जाती है। एक सुबह आईवी बेहोशी से जागती है, खाली कमरे को घूरती हुई, सिर ऐसे धड़क रहा है मानो फट जाएगा। टेबल पर रखी बोतलें खाली पड़ी हैं। बेतहाशा प्यास से बेहाल वह लड़खड़ाते हुए बाथरूम की तरफ जाती है। जैसे ही वह नल की तरफ हाथ बढ़ाती है, कोने में पड़े एक बाल का तिनका उसकी नजर में आता है। वह उसे उठाकर देर तक घूरती रहती है। उसका धुंधला दिमाग अचानक एकदम साफ हो जाता है। वह सेरेना को झकझोरकर जगाती है। दोनों अस्पताल की तरफ दौड़ पड़ती हैं। सीधा डीएनए जांच लैब। नतीजे आने तक का आधा दिन का इंतजार, हर पल पल यातना है। उसी उत्तेजना में सेरेना उस एक इंसान से भी संपर्क करती है जो शायद मेरा पता जानता हो। कैप्टन नैश को यह संदेश उनकी ड्यूटी खत्म होने के बाद मिलता है। जब तक वे अस्पताल पहुंचते हैं नतीजे आ चुके होते हैं। ऊपर साफ छपा है, कोई जैविक संबंध सिद्ध नहीं। वे शब्द देखते ही सेरेना और आईवी को जोड़े रखने वाला आखिरी धागा भी टूट जाता है। उनकी लाल हो चुकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं। बदन बेकाबू होकर कांपने लगता है, मानो किसी साये में जकड़ी हो। वे रिपोर्ट को चीथड़ों में फाड़ डालती हैं। बर्फ की तरह गिरते उन टुकड़ों को देखते हुए कैप्टन नैश नजरें मुंह के नीची कर लेते हैं। आंखों में दर्द की एक झलक उभरती है। जिस रात में गया था उसी रात उन्होंने लोग भेजकर वह फ्लैट साफ करवाया था, और वह बाल का तिनका जानबूझकर उन्होंने ही वहां रखवाया था। यह नतीजा उन दोनों के लिए तबाही है, पर ऑपरेशन की कामयाबी के लिए हर कुर्बानी सार्थक है। इसी विश्वास को थामे सहानुभूति की वह क्षणिक टीस लगभग तुरंत ही बुझ जाती है। वे जल्द ही फिर से वही शांत तर्कशील कैप्टन बन जाते हैं। सेरेना, आईवी, साइलस की मौत 2 साल पहले हो चुकी है। किसी ख्याली खलवाब में दिल मत लगाओ। तुम्हें खुद अपने लिए आगे का रास्ता ढूंढना होगा। उनकी स्थिर नापी तुली आवाज सेरेना और आईवी को रत्ती भर भी सुकून नहीं देती। वे खुद सबसे बेहतर जानती हैं कि वे कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगी। अंधेरे में डूबी उनकी दुनिया में फिर कभी सुबह नहीं होगी और सूरज क्षितिज के पार डूब जाता है।